तो चलिए देखते हैं हमारा आज का सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। देखो, हैं तो दोनों ही बॉडी के मूवमेंट्स है ना, हम चलते भी हैं और रिफ्लेक्स एक्शन भी होता है, लेकिन इनके पीछे जो साइंस है ना वो बिल्कुल एकदम अलग है। अच्छा, एक बात सोचो। कभी आपका हाथ गलती से किसी गरम पैन या प्रेस को टच हुआ है? हुआ ही होगा, राइट? तो आप क्या करते हो? फटाक से हाथ पीछे खींच लेते हो। और अजीब बात यह है कि पेन यानी दर्द आपको थोड़ी देर बाद फील होता है। पहले एक्शन, फिर पेन। ऐसा क्यों? पता है? इसी क्यों के अंदर ही ना हमारे आज के दोनों कॉन्सेप्ट्स का पूरा सीक्रेट छिपा हुआ है। तो देखो, इसको ऐसे समझो, हमारी बॉडी दो मोड्स में काम करती है। एक होता है ऑटोमेटिक मोड, बिल्कुल फास्ट, अपने आप बिना सोचे समझे। और दूसरा होता है प्लान्ड मोड, जिसमें हम आराम से सोचते हैं, प्लान करते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। और गेस व्हाट, हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो है ऑटोमेटिक मोड का परफेक्ट एग्जाम्पल, और वॉकिंग वो है प्लान्ड मोड का। तो चलो पहले इस ऑटोमेटिक मोड यानी रिफ्लेक्स एक्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। ये है क्या? ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है। इनवॉलंटरी मतलब जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये अपने आप होता है। और ये इंस्टेंटेनियस है, मतलब पलक झपकते ही एकदम तुरंत। इसको आप ना अपनी बॉडी का बिल्ट इन बॉडीगार्ड या एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म समझ लो। ये सोचने का टाइम वेस्ट ही नहीं करता, बस आपको बचाता है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, ये इतना फास्ट, इतना इंस्टेंटेनियस कैसे हो जाता है? इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट रीजन है। एक स्पेशल शॉर्टकट है जिसका नाम है रिफ्लेक्स आर्क। इसको ऐसे इमेजिन करो, जैसे सिटी में बहुत ट्रैफिक है और एक एम्बुलेंस को जाना है, तो वो क्या करती है, एक स्पेशल इमरजेंसी रूट लेती है ना, जो पूरे ट्रैफिक को बाईपास कर दे। बस ये रिफ्लेक्स आर्क वही इमरजेंसी रूट है जो हमारे मेन कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन के ट्रैफिक को बाईपास कर जाता है। क्यों? ताकि टाइम बच सके। चलो अब इस डायग्राम से पूरा पार्ट ट्रेस करते हैं। देखो, नंबर 1 पे है स्टिमुलस। मानो आपका हाथ उस गर्म पैन से टच हुआ, ठीक है। अब नंबर 2, आपकी स्किन में जो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने इस गर्मी को सेंस किया। फिर नंबर 3, सेंसरी न्यूरॉन ने इस मैसेज को एक बिजली के सिग्नल की तरह आगे भेजा, कहा सीधा स्पाइनल कॉर्ड तक। यही है हमारा छोटा कंट्रोल सेंटर। अब स्पाइनल कॉर्ड ने सोचा, अरे ये तो डेंजर है, तो उसने तुरंत बिना देरी किए एक कमांड मोटर न्यूरॉन को भेजा। और फाइनली नंबर 6, इफेक्टर, यानी आपकी मसल ने इस कमांड को फॉलो किया, कॉन्ट्रैक्ट हुई और आपने हाथ पीछे खींच लिया। और इस पूरे प्रोसेस में ध्यान दो, ब्रेन कहीं आया नहीं। ब्रेन को तो अभी तक आराम से खबर ही नहीं है, समझे? डिसीजन मेकिंग में वो इन्वॉल्व ही नहीं था। तो इस पूरे खेल का हीरो कौन है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए ना स्पाइनल कॉर्ड ही इमीडिएट बॉस है। वही ऑन द स्पॉट डिसीजन लेती है। मैसेज सीधा स्किन से स्पाइनल कॉर्ड, और वहां से कमांड सीधा मसल तक। ब्रेन तक सिग्नल जाता है, पर डिसीजन के लिए नहीं, बस इंफॉर्मेशन के लिए, बाद में। और इसी शॉर्टकट की वजह से ही तो रिस्पॉन्स इतना ज्यादा फास्ट होता है। सोचो, अगर मैसेज पहले ब्रेन तक जाता, वो सोचता, फिर कमांड भेजता, तब तक तो हाथ जल जाता ना। इसलिए बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्पीड बहुत ही जरूरी है। और अब हमारे उस सबसे पहले वाले सवाल का जवाब मिल गया। याद है कि हाथ हटाने के बाद पेन क्यों फील होता है? देखो, हुआ ये कि स्पाइनल कॉर्ड ने तो इमरजेंसी में डिसीजन ले लिया और हाथ हटवा दिया, लेकिन पेन का जो मैसेज है वो आराम से आगे ब्रेन तक जाता है। उसको ट्रैवल करने में बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। इसलिए एक्शन पहले हो जाता है और आउच वाली फीलिंग यानी पेन का सेंसेशन थोड़ी सी देर बाद होता है। इंटरेस्टिंग है ना? तो ये तो हुई हमारे ऑटोमेटिक मोड यानी रिफ्लेक्स एक्शन की बात, एकदम अचानक, बिना सोचे। अब चलो इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारे प्लान्ड मोड वाले एक्शन को देखते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है वॉकिंग। ये एक बिल्कुल ही अलग प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ कोई इमरजेंसी नहीं है भाई। ये तो एक आराम से सोचा समझा एक्शन है। वॉकिंग एक वॉलंटरी एक्शन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। वॉलंटरी मतलब सिंपल है, मर्जी वाला एक्शन, जो हम अपनी मर्जी से कॉन्शियसली यानी पूरे होशो हवास में सोच समझ कर करते हैं। अभी मेरा मन है चलने का तो मैं चलूंगा, मन नहीं है तो नहीं चलूंगा। इसका पूरा रिमोट कंट्रोल हमारे ब्रेन के पास है। यहाँ हर एक कदम एक थॉट से शुरू होता है। और इसका रास्ता रिफ्लेक्स आर्क से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं, यहाँ प्रॉपर चैनल से काम होता है। देखो, स्टेप 1, थॉट। सबसे पहले मेन हेडक्वार्टर्स यानी हमारे ब्रेन में एक थॉट आता है, चलो वॉक पर चलते हैं। फिर स्टेप 2, ब्रेन से एक ऑर्डर, एक सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू नीचे जाता है।
फिर नंबर 3 और 4, ये सिग्नल मोटर न्यूरॉन के जरिए आपके लेग मसल्स तक पहुंचता है। और फाइनली नंबर 5, रिजल्ट। आपकी मसल्स उस ऑर्डर को फॉलो करती हैं और आप चलना शुरू कर देते हो। तो यहाँ बॉस कौन है? ब्रेन, वही मेन हेडक्वार्टर्स है। तो अब समझे, वॉकिंग के केस में मेरा कंट्रोल सेंटर ब्रेन है। आपका हर एक कदम एक सोचा समझा एक कॉन्शियस कमांड है। ये रिफ्लेक्स की तरह हो गया वाला एक्शन नहीं है। ये एक डेलिब्रेट यानी जानबूझकर किया गया और एक पूरी तरह से कंट्रोल्ड प्रोसेस है। चलो अब इन दोनों को इस टेबल में आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट, कंट्रोल। रिफ्लेक्स एक्शन वो इनवॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल से बाहर। लेकिन वॉकिंग वो वॉलंटरी है, पूरा हमारे कंट्रोल में। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, इन्वॉल्वमेंट। रिफ्लेक्स एक्शन में मेन रोल किसका है? प्राइमरीली स्पाइनल कॉर्ड का, ताकि काम फास्ट हो। और वॉकिंग में प्राइमरीली ब्रेन का, क्योंकि वो प्लान्ड है। अब आते हैं स्पीड पर। रिफ्लेक्स एक्शन वेरी फास्ट, इंस्टेंटेनियस, जबकि वॉकिंग एक स्लोअर प्रोसेस है, आराम से सोचा समझा। और आखिरी पॉइंट है नेचर ऑफ एक्शन। रिफ्लेक्स एक प्रोटेक्टिव या सर्वाइवल रिस्पॉन्स है, आपको बचाने के लिए। और वॉकिंग एक गोल ओरिएंटेड प्लान्ड एक्शन है, कहीं जाने के लिए। और हाँ, अगर ये क्वेश्चन सीधा आपके एग्जाम में आ जाए तो इन पॉइंट्स को बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, फुल मार्क्स पक्के। देखो, पॉइंट नंबर 1, रिफ्लेक्स एक्शंस इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज हैं जिनको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, वॉकिंग एक वॉलंटरी एक्शन है जिसे ब्रेन कॉन्शियसली कंट्रोल और इनिशिएट करता है। पॉइंट नंबर 3, रिफ्लेक्स एक्शन का न्यूरल पाथवे रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है, जो ब्रेन को बाईपास करने वाला एक शॉर्टकट है। पॉइंट नंबर 4, वॉकिंग का न्यूरल पाथवे ब्रेन से ओरिजिनेट होता है और मसल्स तक ट्रैवल करता है। और आखिरी 5th पॉइंट, रिफ्लेक्स एक्शंस एक्सट्रीमली रैपिड होते हैं, जबकि वॉकिंग एक स्लोअर, ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी है। बस इतना लिख दोगे, आराम से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए आज इस सवाल को अच्छे से समझते हैं। What happens at the synapse between two neurons? सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन होता है वहां आखिर होता क्या है? क्या वो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं? और अगर नहीं तो फिर मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे तक जंप कैसे कर जाता है? चलिए इस अमेजिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस को आराम से एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह पूरा प्रोसेस एक ब्रिलियंट सिग्नल चेंज के बारे में है। इसे आप एक रिले रेस की तरह इमेजिन कर सकते हो, जहां मैसेज को एक छोटा सा गैप क्रॉस करने के लिए अपना फॉर्म, अपना रूप ही बदलना पड़ता है। सिग्नल यहां इलेक्ट्रिकल फॉर्म से केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है ताकि वो उस गैप को आसानी से पार कर सके। अच्छा, अब इस प्रोसेस के मेन प्लेयर से मिलते हैं। जो न्यूरॉन सिग्नल भेज रहा है उसके आखिरी हिस्से को यानी उसके एंड को हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल। और जो न्यूरॉन उस सिग्नल को रिसीव करेगा उसके स्टार्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का डेंड्राइट। बस इन्हीं दोनों के बीच सारा का सारा एक्शन होने वाला है। तो होता यह है कि मैसेज एक बहुत ही फास्ट इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में पहले न्यूरॉन के एंड तक ट्रैवल करता है। इस तेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल का एक स्पेशल नाम है, इसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो इस तरह मैसेज अभी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में अपने पहले स्टॉप यानी न्यूरॉन के बिल्कुल आखिरी छोर तक आ चुका है। लेकिन यहां आती है इस प्रोसेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये इस खाली जगह को, जिसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ऐसे ही जंप करके पार नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारी बॉडी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करती है? सिग्नल इस गैप को क्रॉस आखिर करेगा कैसे? अब देखिए क्या होता है। जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल पर पहुंचता है, वो एक ट्रिगर की तरह काम करता है। इस ट्रिगर की वजह से एक्सॉन टर्मिनल के अंदर मौजूद ये छोटे छोटे पैकेट्स, जिनको हम सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं, न्यूरॉन के बिल्कुल किनारे की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। इन वेसिकल्स के अंदर स्पेशल केमिकल्स भरे होते हैं जो मैसेज को आगे ले जाने वाले हैं। और यहां होती है एंट्री इस पूरे प्रोसेस के हीरो की, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये वही स्पेशल केमिकल्स हैं जो उन वेसिकल्स के अंदर बंद थे। बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ये एक तरह की स्पेशल बोट्स हैं जो मैसेज को केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके उस गैप के पार लेके जाएंगे। एग्जाम्स के लिए ये टर्म और इसकी डेफिनेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको जरूर याद रखें। तो अब आगे क्या होता है? जैसे ये वेसिकल्स न्यूरॉन के एज पर पहुंचते हैं, वो उसकी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं, यानी उसमें जुड़ जाते हैं, और फिर वो अपने अंदर के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को उस गैप में यानी सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देते हैं।
और बस यहां से उनकी जर्नी शुरू हो जाती है दूसरे न्यूरॉन की तरफ। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स उस गैप में ट्रैवल करके दूसरे न्यूरॉन यानी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक पहुंचते हैं। वहां पर ना स्पेशल शेप्ड स्लॉट्स बने होते हैं जिनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल एक लॉक इन की मैकेनिज्म जैसा है। जैसे एक ताले को एक ही चाबी खोलती है, वैसे ही हर न्यूरोट्रांसमीटर की अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर लॉक में ही फिट हो सकता है। इससे ये इंश्योर हो जाता है कि हमेशा करेक्ट मैसेज ही आगे डिलीवर हो। और अब आता है इस पूरे प्रोसेस का सबसे मैजिकल पार्ट, सिग्नल का ट्रांसफॉर्मेशन। जरा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। पहले न्यूरॉन में सिग्नल किस फॉर्म में था? इलेक्ट्रिकल। फिर उस गैप को क्रॉस करने के लिए वो क्या बन गया? केमिकल। और जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से जुड़ता है, वो दूसरे न्यूरॉन में एक नया इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रिगर कर देता है। सोचो, इलेक्ट्रिकल से केमिकल और फिर वापस इलेक्ट्रिकल। अमेजिंग, राइट? और इसके साथ ही हमारा मैसेज सक्सेसफुली उस गैप को क्रॉस कर चुका है। अब ये नया इलेक्ट्रिकल सिग्नल दूसरे न्यूरॉन से आगे ट्रैवल करेगा और इन्फॉर्मेशन की ये रिले रेस आगे बढ़ती चली जाएगी। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस 1 सेकंड के भी बहुत छोटे से हिस्से में कंप्लीट हो जाता है। तो आखिर में एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए इन की टर्म्स को अपने आंसर में लिखना बहुत ही जरूरी है। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, सिनेप्टिक वेसिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, रिसेप्टर्स और पोस्ट सिनेप्टिक डेंड्राइट। जब आप इन इंग्लिश टर्म्स को अपने आंसर में यूज करेंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी? ओके, इस क्वेश्चन में ना 2 वर्ड्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक है पोस्चर और दूसरा है इक्विलिब्रियम। अब पोस्चर का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल भाषा में आपकी बॉडी की पोजीशन, जैसे आप कैसे बैठते हो, कैसे खड़े होते हो। और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस यानी संतुलन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमारे ब्रेन का वो कौन सा हिस्सा है जो हमारी बॉडी को सीधा रखता है और उसका बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें अपने बॉडी के कमांड सेंटर यानी कि अपने ब्रेन के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। ये जो ब्रेन है ना, यही हमारी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, चाहे वो सोचना हो, चलना हो या कुछ भी करना हो। देखिए, हमारे ब्रेन को ना मोटा मोटा 3 मेन हिस्सों में बांटा जाता है, फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हर पार्ट का अपना एक स्पेशल काम होता है और जो फंक्शन हम ढूंढ रहे हैं यानी पोस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने वाला, वो इनमें से हिंड ब्रेन के एरिया में होता है। तो हमारा फोकस अब हिंड ब्रेन पर रहेगा। अब अगर हम हिंड ब्रेन के स्ट्रक्चर को थोड़ा और जूम करके देखें तो इसके अंदर भी 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक है पॉन्स, दूसरा मेड्यूला और ये देखिए तीसरा है सेरेबेलम। और बस यही है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, द सेरेबेलम। तो अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है जो आपको एग्जाम्स में लिखनी है? बहुत ध्यान से सुनिए। सेरेबेलम हाइंड ब्रेन का वो पार्ट है जो हमारे वॉलंटरी एक्शंस की प्रिसिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और साथ ही बॉडी का पोस्चर और इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोच के देखिए, साइकिल चलाना या फिर एक छोटी सी पेंसिल उठाना, ये सब वॉलंटरी एक्शंस हैं, मतलब हम इनको अपनी मर्जी से करते हैं। इन सारे एक्शंस को इतनी साफ सुथराई से और ऐसी प्रिसिजन के साथ करने में सेरेबेलम ही हमारी हेल्प करता है। साइकिल चलाते वक्त कितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन और बैलेंस चाहिए होता है, राइट? ये सारा काम सेरेबेलम ही हैंडल करता है। और अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। जब भी हम एक सीधी लाइन पर चलने की कोशिश करते हैं तो हमारा सेरिबेलम कांस्टेंट काम करता रहता है, सिग्नल्स को प्रोसेस करता है। इसी की वजह से हमारी मसल्स ठीक से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और हमारा बैलेंस बना रहता है। अगर ये सेरिबेलम ठीक से फंक्शन ना करे तो हम सीधा खड़े भी नहीं हो पाएंगे। तो सोचिए, क्या होगा अगर ये सेरिबेलम अचानक से ठीक से काम करना बंद कर दे? इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है अल्कोहल का इफेक्ट। आपने देखा होगा जब कोई पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करता है तो वो अजीब तरह से लड़खड़ा कर चलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल सीधा उसके सेरेबेलम के फंक्शन को अफेक्ट करता है, उसको इम्पेयर कर देता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि उसकी मूवमेंट्स में वो प्रिसीशन नहीं रहती और बैलेंस तो बिल्कुल चला जाता है। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो शो करता है कि सेरेबेलम हमारे बैलेंस के लिए कितना जरूरी है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में इसका परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। देखिए, कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके आंसर में होने ही चाहिए। सबसे पहले आपको सेरिबेलम मेंशन करना है
और साथ में ये भी लिखना है कि ये हिंड ब्रेन का एक पार्ट है। फिर क्वेश्चन के 2 सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स पोस्चर और इक्विलिब्रियम, इनको अपने आंसर में जरूर यूज करना है। और पूरे मार्क्स के लिए ये गोल्डन लाइन जरूर ऐड कर देना कि ये वॉलंटरी एक्शंस की प्रिसिशन को भी कंट्रोल करता है। बस ये सारे पॉइंट्स लिखने से आपका आंसर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती? मतलब जब एक अगरबत्ती जलती है तो उसकी जो खुशबू है वो हम तक पहुंचती कैसे है और हमारा ब्रेन उसको पहचानता कैसे है? तो हमें इस पूरे के पूरे प्रोसेस को शुरू से आखिर तक अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अच्छा, तो सबसे पहले ये स्मेल आती कहाँ से है? देखो, अगरबत्ती की जो स्मेल है ना, वो कोई मैजिक नहीं है। एक्चुअली ये बहुत ही छोटे छोटे गैशियस पार्टिकल्स हैं। बेसिकली ये एक तरह के केमिकल्स हैं जो अगरबत्ती के जलने पर हवा में फैल जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? सिंपल, जब हम सांस लेते हैं तो हवा के साथ साथ ये स्मेल वाले पार्टिकल्स भी हमारी नाक के अंदर यानी नेजल पैसेज में एंटर कर जाते हैं। तो ये हुआ प्रोसेस का पहला स्टेप, स्मेल का हमारी बॉडी के अंदर आना। अब नाक के अंदर थोड़ा ऊपर की तरफ एक बहुत ही खास गीली सी सरफेस होती है। इसका एक स्पेशल नाम है ओल्फैक्टरी एपिथेलियम। स्मेल को डिटेक्ट करने के प्रोसेस के लिए यह बहुत जरूरी है कि पहले ये पार्टिकल्स इस गीली सरफेस में डिसॉल्व हो जाएं, यानी अच्छे से घुल जाएं। बिना घुले आगे का काम शुरू ही नहीं हो सकता। तो अब आते हैं इस प्रोसेस के असली हीरो पर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ये डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। These are highly specialized nerve endings located in the olfactory epithelium that detect smell. They are the detectors for odors. आसान भाषा में कहें तो ये हमारी नाक में लगे हुए स्मेल डिटेक्टर्स हैं। पर ये रिसेप्टर्स काम कैसे करते हैं, इसे समझने के लिए लॉक एंड की का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। सोचो, जैसे हर ताले की एक ही चाबी होती है ना, बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है यहाँ। हर खास स्मेल के पार्टिकल के लिए हमारी नाक में एक अलग स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। मतलब अगरबत्ती की स्मेल का रिसेप्टर अलग होगा और फूल की स्मेल का अलग। तो जब सही पार्टिकल यानी सही चाबी अपने सही रिसेप्टर यानी ताले में फिट हो जाती है तो बस वहां एक केमिकल चेंज ट्रिगर हो जाता है। आप इसे ऐसे सोचो जैसे एक छोटी सी स्पार्क, एक चिंगारी पैदा हुई। ब्रेन को मैसेज भेजने की शुरुआत यहीं से होती है। अच्छा, उस केमिकल चेंज का रिजल्ट क्या निकलता है? उस चेंज की वजह से एक छोटा सा करंट पैदा होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स। और यहाँ एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, इस पर ध्यान देना। स्मेल का पार्टिकल खुद ब्रेन तक नहीं जाता, नहीं, सिर्फ उसके जुड़ने से जो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स बना है ये आगे ट्रैवल करता है। तो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स आगे कैसे बढ़ेगा? ये स्पेशल सेल्स के थ्रू ट्रैवल करता है जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। सिंपल है, आप इन न्यूरॉन्स को हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल वायर्स या सुपरफास्ट डेटा केबल समझ सकते हैं। इनका काम ही है मैसेजेस को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ये सारे न्यूरॉन्स मिलकर एक मेन हाईवे बनाते हैं। इस हाईवे का नाम है ओल्फैक्टरी नर्व। यही नर्व इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को नाक के रिसेप्टर्स से उठाकर सीधा हमारे ब्रेन तक डिलीवर करती है। ठीक है, इंपल्स ब्रेन तक तो पहुंच गया, लेकिन ब्रेन में कहाँ? सिग्नल की जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है फोर ब्रेन। ये हमारे ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट है और हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल है ना, वो यहीं से कंट्रोल होती है। और अब होता है फाइनल प्रोसेस। फोर ब्रेन इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को इंटरप्रेट करता है, यानी उसका मतलब निकालता है, और तभी हमें रियलाइज होता है कि ओ, ये तो अगरबत्ती की खुशबू है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, हमारा स्मेल सेंटर ब्रेन के मेमोरी और इमोशन वाले पार्ट से जुड़ा होता है। इसीलिए तो कोई खास स्मेल आते ही हमें पुरानी यादें आ जाती हैं। तो चलो इस पूरे सफर को एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अगरबत्ती से निकले गैशियस पार्टिकल्स, फिर ये पार्टिकल्स गए हमारे नोज में, वहां ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स से जुड़े, इससे पैदा हुआ एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ये इंपल्स पहुंचा ब्रेन तक, और आखिर में ब्रेन ने हमें इस स्मेल की पहचान कराई। सिंपल। तो चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को समझते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का आखिर रोल क्या होता है? आपने कभी सोचा है, जैसे ही गलती से किसी गर्म चीज पर हाथ लगता है, फटाक से हाथ पीछे आ जाता है, राइट? बिल्कुल बिना सोचे समझे, सोचने का तो टाइम ही नहीं मिलता। बस इसी सिंपल से ऑब्जर्वेशन में हमारा पूरा आंसर छिपा है। ये जो इतना फास्ट, इतना ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है ना, इसी को साइंस में रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये बेसिकली हमारी बॉडी का एक बिल्ट इन सेफ्टी सिस्टम है, एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म जो हमें किसी भी इमीडिएट डेंजर या इंजरी से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कॉन्शियसली सोचना यानी कि कोई डिसीजन लेना बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता, सब ऑटोमेटिक है।
अच्छा, अब अगर एग्जाम में इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो आपको ये कीवर्ड्स यूज करने हैं। देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन एक इनवॉलंटरी मूवमेंट है, यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ये इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब पलक झपकते ही हो जाता है, और ये हमेशा किसी न किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में स्टिमुलस क्या था? गरम पैन की हीट, और रिस्पॉन्स हाथ का पीछे हटना। सिंपल। तो ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा सिग्नल एक स्पेशल रास्ता, एक पाथवे फॉलो करता है, जिसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये इस सिग्नल की पूरी जर्नी दिखा रहा है, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर एक्शन हुआ। चलिए इस डायग्राम की हेल्प से इस सिग्नल के सफर को ट्रेस करते हैं और देखते हैं कि ये इतना सुपर फास्ट कैसे होता है। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ? जैसे ही आपकी स्किन, जो यहाँ रिसेप्टर का काम कर रही है, उस हीट स्टिमुलस को फील करती है, वहां से एक तेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है। अब देखिए डायग्राम में, ये इम्पल्स एक स्पेशल नर्व यानी सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू बिल्कुल एक्सप्रेस हाईवे की तरह ट्रैवल करके सीधा आपके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाता है। ये प्रोसेस लाइटनिंग फास्ट होता है। अब आता है सबसे क्रूशियल पॉइंट। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। उन्हें लगता है हर डिसीजन तो ब्रेन ही लेता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन के केस में इमीडिएट डिसीजन लेने वाला बॉस ब्रेन नहीं, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड है। सोचो, ये एक लोकल मैनेजर की तरह है जो हेड ऑफिस से ऑर्डर का वेट नहीं करता, फौरन एक्शन लेता है। एक्शन पहले, एनालिसिस बाद में। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? वो रिले न्यूरॉन के थ्रू तुरंत एक कमांड सिग्नल भेजता है। डायग्राम में देखिए, ये कमांड अब एक दूसरे नर्व यानी मोटर न्यूरॉन से ट्रैवल करके सीधा आपके हाथ के मसल्स तक पहुंचता है। ये मसल्स यहाँ इफेक्टर हैं, यानी एक्शन लेने वाले, और जैसे ही इनको सिग्नल मिलता है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और आपका हाथ पीछे खिंच जाता है। ये सब 1 सेकंड से भी कम टाइम में हो जाता है। अमेजिंग, राइट? लेकिन अब एक लॉजिकल सवाल आता है। अगर इस पूरे प्रोसेस में ब्रेन इन्वॉल्व ही नहीं था, तो फिर हाथ हटाने के बाद आपको दर्द का एहसास कैसे होता है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको ये याद कैसे रहता है कि अगली बार उस गर्म चीज को नहीं छूना है? यहाँ पर पिक्चर में एंट्री होती है हमारे ब्रेन की। यही है ब्रेन का असली रोल। देखिए, होता यह है कि स्पाइनल कॉर्ड एक स्मार्ट जंक्शन की तरह काम करता है। जब सेंसरी न्यूरॉन उस तक सिग्नल लाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड एक ही टाइम पर 2 काम करता है। एक, वो तुरंत मोटर न्यूरॉन को कमांड भेजकर रिफ्लेक्स एक्शन करवा देता है आपकी सेफ्टी के लिए, और साइमल्टेनियसली, मतलब बिल्कुल उसी टाइम, वो उस इन्फॉर्मेशन की एक कॉपी ऊपर ब्रेन को भी भेज देता है। एक मैसेज एक्शन के लिए और एक मैसेज इन्फॉर्मेशन के लिए। इस कंपैरिजन टेबल से दोनों का रोल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है फर्स्ट रिस्पॉन्डर जैसा, इमीडिएट इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स देना, सिर्फ सर्वाइवल के लिए। इसका प्रोसेस इंस्टेंटेनियस होता है और रिजल्ट होता है एक फिजिकल एक्शन। वहीं दूसरी तरफ ब्रेन एक डिटेक्टिव की तरह है, जो एक्शन होने के बाद सीन का एनालिसिस करता है। ब्रेन का काम है इंटरप्रिटेशन और लर्निंग। इसका प्रोसेस थोड़ा स्लोअर होता है और इसका रिजल्ट है कॉन्शियस फीलिंग्स जैसे पेन और मेमोरी फॉर्मेशन। तो जब वो सिग्नल की कॉपी ब्रेन तक पहुंचती है, तब क्या होता है? सबसे पहले ब्रेन उस सिग्नल को पेन यानी दर्द की तरह इंटरप्रेट करता है, इसीलिए हाथ हटाने के बाद आपको दर्द फील होता है। फिर ब्रेन इस पूरे एक्सपीरियंस को एक मेमोरी की तरह स्टोर कर लेता है, ताकि आप फ्यूचर में ऐसी गलती ना करें। उसके बाद जो भी आप कॉन्शियस एक्शंस लेते हैं, जैसे हाथ को पानी के नीचे रखना या आउच बोलना, वो सब ब्रेन ही कोऑर्डिनेट करता है। तो एसेंशियली ब्रेन इस पूरे एक्सपीरियंस से लर्निंग करवाता है। तो अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, तो आपका परफेक्ट आंसर इस तरह से फ्रेम होना चाहिए। पहले आप ये क्लियर करेंगे, इन अ रिफ्लेक्स एक्शन the brain's role is not to initiate the response. The spinal cord controls the immediate reflex. फिर आप ब्रेन का रोल एक्सप्लेन करेंगे कि ब्रेन सिग्नल को बाद में रिसीव करके उसे सेंसेशन लाइक पेन में इंटरप्रेट करता है, मेमोरी बनाता है और कॉन्शियस एक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है। और लास्ट में कंक्लूड करें, therefore the brain's primary role is in the analysis, learning and conscious awareness that follow the reflex. इस तरह लिखने से आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो चलो, आज हम प्लांट्स की दुनिया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल समझते हैं। व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स? ये कॉन्सेप्ट आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और हाँ, एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। अच्छा, हम लोग अपनी बात करें तो हमारी बॉडी में सब कुछ कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स हैं, एक पूरा नर्वस सिस्टम है, राइट? लेकिन प्लांट्स का क्या? कभी सोचा है? उनके पास ना तो कोई ब्रेन है, ना ही कोई नर्व्स।
फिर वो अपनी ग्रोथ, अपनी मूवमेंट्स, ये सब कुछ आखिर कंट्रोल करते कैसे हैं? कोऑर्डिनेशन तो उन्हें भी चाहिए, है ना? तो इसका जवाब है प्लांट हार्मोन्स। इनका एक और नाम है फाइटोहॉर्मोन्स। अब ये हैं क्या? ये स्पेशल केमिकल कंपाउंड्स हैं जो प्लांट के अंदर केमिकल मैसेंजर्स जैसा काम करते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ये प्लांट के सीक्रेट मैनेजर्स हैं जो अलग अलग पार्ट्स को इंस्ट्रक्शंस भेजते रहते हैं कि भाई अब ग्रो करना है, अब रुकना है। पूरी ग्रोथ और डेवलपमेंट को यही रेगुलेट करते हैं। चलो, इसको ना एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने पक्का ऑब्जर्व किया होगा, जब भी हम कोई गमला, कोई पॉटेड प्लांट विंडो के पास रखते हैं तो क्या होता है? वो धीरे धीरे सनलाइट की तरफ झुक जाता है, बेंड हो जाता है। अब ये कोई जादू थोड़ी है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसे हार्मोन्स ही कंट्रोल कर रहे हैं। और इस बेंडिंग के पीछे जो हीरो है, जो मेन हार्मोन है, उसका नाम है ऑक्सिन। याद रखिएगा, ऑक्सिन एक की ग्रोथ प्रमोटर है। मतलब इसका काम ही है प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना। तो आखिर ये ऑक्सिन बनता कहाँ है? ये प्लांट के शूट यानी जो तना है उसके बिल्कुल ऊपर टिप पर प्रोड्यूस होता है। और इसकी एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है, ये लाइट को लेकर बहुत सेंसिटिव है। तो होता क्या है, जैसे ही प्लांट पर एक साइड से लाइट पड़ती है, ऑक्सिन को लाइट पसंद नहीं आती, वो उससे दूर भागता है। तो वो लाइट वाली साइड को छोड़कर स्टेम के उस हिस्से में जाकर जमा हो जाता है जहां छाया है, जहां अंधेरा है, यानी कि शेडेड साइड पर। और बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। अब देखो, जिस साइड पर छाया है वहां ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन हो गया हाई, और ये हाई कॉन्सेंट्रेशन वहां के सेल्स को सिग्नल देता है कि चलो तेजी से लंबे हो जाओ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल एलोंगेशन। मीनवाइल जो दूसरी साइड है जहां लाइट पड़ रही है, वहां तो ऑक्सिन कम है, तो वहां सेल्स की ग्रोथ स्लो रहती है। तो अब आप ही सोचो, एक साइड तेजी से लंबी हो रही है और दूसरी साइड धीरे धीरे। रिजल्ट क्या निकलेगा? बिल्कुल सही, पूरा का पूरा शूट लाइट की तरफ बेंड हो जाएगा। और प्लांट का लाइट के रिस्पॉन्स में इस तरह से बेंड करने की प्रोसेस को ही हम फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। और इसका मेन कॉज हमारा हीरो ऑक्सिन हार्मोन। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ऑक्सिन अकेले सब काम नहीं करता, वो अकेला मैनेजर नहीं है। प्लांट्स के पास तो अलग अलग काम करने के लिए हार्मोन्स की एक पूरी टीम है। तो हम इस टीम में और कौन कौन है? एक है जिब्रेलिन्स। ये भी ऑक्सिन की तरह ग्रोथ प्रमोटर है, खासकर स्टेम की हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है। फिर है साइटोकाइनेंस। इनका मेन काम है सेल डिवीजन को प्रमोट करना, इसीलिए फ्रूट्स और सीड्स की डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिर में आता है एक अलग टाइप का हार्मोन, एब्सिसिक एसिड या ABA। ये उल्टा काम करता है, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ये ग्रोथ पर एकदम ब्रेक लगा देता है। जब पानी की कमी जैसी कोई स्ट्रेस कंडीशन आती है ना, तो ये ग्रोथ को रोक देता है और इसी के कारण पत्तियां झड़ती हैं, विल्टिंग ऑफ लीव्स का कॉज बनता है। तो चलो, इतना सब कुछ तो समझ आ गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो इस सारी इंफॉर्मेशन को एक परफेक्ट आंसर की तरह प्रेजेंट कैसे करना है? देखो, स्क्रीन पर जो है ये आपका एक मॉडल आंसर है। फुल मार्क्स के लिए बिल्कुल ऐसे लिखना। शुरू करो डेफिनेशन से। Plant hormones, also known as phytohormones, are chemical messengers that regulate all aspects of plant growth and development. They're produced in one part of the plant and transported to other parts to produce a specific effect. इतना लिखने के बाद आपको मेजर हार्मोन्स के नाम और उनके फंक्शन लिखने हैं सिंपल पॉइंट्स में, जैसे ऑक्सिन्स प्रमोट सेल इलोंगेशन, जिब्रेलिन्स प्रमोट स्टेम ग्रोथ, साइटोकाइनेंस प्रमोट सेल डिवीजन और एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को इनहिबिट करता है। That's it. परफेक्ट आंसर। तो चलो आज इस बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। सवाल है, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ अ शूट टुवर्ड्स राइट? अच्छा, तो इसमें बेसिकली हमसे दो बिल्कुल अलग अलग तरह के प्लांट मूवमेंट्स को कंपेयर करने के लिए कहा जा रहा है। एक तरफ है सेंसिटिव प्लांट, छुई मुई, उसकी पत्तियों का मूवमेंट जब उसे टच करते हैं, और दूसरी तरफ है किसी भी प्लांट के शूट का, मतलब उसके ऊपर वाले हिस्से का लाइट की तरफ मुड़ने का प्रोसेस। इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है? सबसे पहले चलो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। ये जो सेंसिटिव प्लांट है, जिसे हम टच मी नॉट भी कहते हैं, आखिर इसमें होता क्या है? आई एम श्योर हम सबने देखा है कि जैसे ही हम इसे छूते हैं ना, इसकी सारी लीव्स पूरी की पूरी फोल्ड हो जाती हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसके पीछे का एक्चुअल प्रोसेस है क्या। ओके, तो इस तरह के मूवमेंट के लिए ना एक स्पेशल साइंटिफिक टर्म है, इसे हम कहते हैं नास्टिक मूवमेंट। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? ये कहती है कि एक नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स है। नॉन डायरेक्शनल, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, बहुत सिंपल है। आप पत्ती को कहीं से भी टच करो, चाहे ऊपर से, नीचे से या साइड से, जो रिस्पॉन्स है यानी पत्ती का मुड़ना, उसका डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा। वो एक ही प्री डिफाइंड तरीके से फोल्ड होगी।
मतलब आपका स्टिमुलस यानी आपका टच किस डायरेक्शन से आया, इससे रिस्पॉन्स के डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मूवमेंट होता कैसे है? क्या प्लांट ग्रो कर रहा है इतनी तेजी से? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मूवमेंट ग्रोथ के कारण नहीं होता। असल में ये होता है वाटर प्रेशर में अचानक से आई चेंज की वजह से। देखो, लीव्स के बेस पर ना एक फूला हुआ सा एक स्वोलन स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही आप टच करते हो, इसके सेल्स से पानी यानी वाटर बहुत तेजी से निकलकर दूसरे सेल्स में चला जाता है। इससे क्या होता है, इन सेल्स का जो टर्गर प्रेशर है वो एकदम से ड्रॉप हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही सोचो जैसे किसी गुब्बारे से या इन्फ्लेटेबल टॉय से हवा निकल जाती है। और बस इसी प्रेशर चेंज की वजह से लीव्स ड्रूप हो जाती हैं या फोल्ड हो जाती हैं। इट्स दैट सिंपल। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो ये कीवर्ड्स मेंशन करना ज़रूरी है। पहला, स्टिमुलस क्या है? सिंपल, टच। दूसरा, इसका मैकेनिज्म क्या है? चेंज इन टर्गर प्रेशर। और तीसरा, इस मूवमेंट का नेचर कैसा है? इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ। बस ये 3 पॉइंट्स लिख दिए और आपका आंसर एकदम परफेक्ट। राइट, तो ये तो बात हो गई सेंसिटिव प्लांट के इमीडिएट रिस्पॉन्स की। अब चलते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर जो इससे काफी अलग है, और वो है एक प्लांट शूट का लाइट की तरफ बेंड होना। आपने ये जरूर ऑब्जर्व किया होगा, अगर कोई प्लांट मान लो खिड़की के पास रखा है तो उसकी स्टेम हमेशा लाइट की तरफ मुड़ जाती है। तो चलो अब इसके पीछे का रीजन समझते हैं। देखो, इस टाइप के मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। और क्योंकि यहाँ स्टिमुलस लाइट है तो इसका पूरा स्पेसिफिक नाम है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब होता है लाइट और ट्रॉपिज्म का मतलब है टर्निंग या मूवमेंट। ये जो है ना, ये नेस्टिक मूवमेंट का एकदम उल्टा है। ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट है। मतलब जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, प्लांट का शूट ठीक उसी डायरेक्शन में बेंड करेगा। सो यहाँ पर स्टिमुलस की डायरेक्शन ही रिस्पॉन्स की डायरेक्शन को डिसाइड कर रही है। सी द डिफरेंस? तो अब सवाल है, ये बेंडिंग होती कैसे है? वेल, यहाँ पर टर्गर प्रेशर का कोई रोल नहीं है, जीरो। इस कहानी का हीरो है एक प्लांट हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सिन। अब होता क्या है देखो, जब लाइट एक साइड से आती है तो ये ऑक्सिन हार्मोन भागकर शूट के शेडेड पार्ट में यानी जहां अंधेरा है उस हिस्से में जाकर जमा हो जाता है। और ऑक्सिन का काम क्या है? इसका काम है सेल ग्रोथ को प्रमोट करना। तो सोचो, जहां ज्यादा ऑक्सिन कलेक्ट हुआ वहां के सेल्स ज्यादा तेजी से लंबे होंगे, राइट? इसका रिजल्ट, जो शेडेड साइड है वो ज्यादा ग्रो कर जाती है और जो लाइट वाली साइड है वो कम ग्रो करती है। और इसी अनइक्वल ग्रोथ की वजह से पूरी शूट लाइट की तरफ बेंड हो जाती है। ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और एक बार फिर आ गए हमारे एग्जाम के लिए गोल्डन कीवर्ड्स। इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या लिखना है? स्टिमुलस लाइट, मैकेनिज्म अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन, और नेचर इट इज अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। इन कीवर्ड्स को अच्छे से याद कर लेना, मार्क्स पक्के। ओके, सब जब हमने दोनों मूवमेंट्स का पूरा मैकेनिज्म अच्छे से समझ लिया है तो चलो अब सीधा अपने मेन क्वेश्चन को आंसर करते हैं। तो आखिर इन दोनों मूवमेंट्स के बीच में मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं क्या? ये टेबल देखो, इससे सारे डिफरेंसेस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। चलो एक एक करके देखते हैं। पहला बेसिस ऑफ कंपैरिजन है स्टिमुलस। सेंसिटिव प्लांट में स्टिमुलस है टच और शूट में है लाइट, सिंपल। दूसरा टाइप ऑफ मूवमेंट, सेंसिटिव प्लांट का मूवमेंट नेस्टिक है यानी नॉन डायरेक्शनल, जबकि शूट का मूवमेंट ट्रॉपिक है यानी डायरेक्शनल। तीसरा और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका कॉज या मैकेनिज्म। सेंसिटिव प्लांट में कॉज है चेंज इन टर्गर प्रेशर, जबकि शूट में है अनइक्वल ग्रोथ ड्यू टू ऑक्सिन। और इसी से जुड़ा है अगला पॉइंट, रिलेशन टू ग्रोथ। सेंसिटिव प्लांट का मूवमेंट ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, राइट? लेकिन शूट का मूवमेंट एक प्रॉपर ग्रोथ मूवमेंट है। और आखिरी डिफरेंस है स्पीड। सेंसिटिव प्लांट का रिस्पॉन्स कितना फास्ट होता है, एकदम इमीडिएट, जबकि शूट का बेंड होना एक स्लो, धीरे धीरे होने वाला ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो अगर आपको इन सब का एक क्विक समरी, एक निचोड़ याद रखना है ना, तो बस इतना समझ लो। सेंसिटिव प्लांट का मूवमेंट एक फास्ट, टेम्पररी, नॉन ग्रोथ मूवमेंट है। क्यों होता है? वाटर प्रेशर के चेंज से। जबकि शूट का लाइट की तरफ मूवमेंट एक स्लो, परमानेंट, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। और इसका कॉज क्या है? एक हार्मोन, ऑक्सिन। तो आज का क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ। यानी हमें प्लांट के एक ऐसे हार्मोन का एग्जाम्पल देना है जो उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है। लेकिन सोचिए, ये कितना अजीब है। प्लांट्स के पास ना तो ब्रेन है, ना ही कोई नर्वस सिस्टम, तो फिर वो कैसे डिसाइड करते हैं कि कब और किस डायरेक्शन में ग्रो करना है? चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं।
इस पूरे प्रोसेस का सीक्रेट है कुछ स्पेशल केमिकल्स में, जिन्हें हम फाइटोहॉर्मोन्स कहते हैं। ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन फाइटोहॉर्मोन्स को प्लांट्स के केमिकल मैसेंजर समझ सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में हार्मोन्स अलग अलग मैसेजेस देकर फंक्शंस कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये केमिकल्स प्लांट की ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के चेंजेस पर कैसे रिएक्ट करना है, ये सब कंट्रोल करते हैं। अब ये फाइटोहॉर्मोन्स भी अकेले काम नहीं करते। इनकी दो मेन टीम्स हैं। पहली टीम है ग्रोथ प्रमोटर्स। जैसा नाम से ही क्लियर है, इनका काम है ग्रोथ वाले प्रोसेस को प्रमोट करना, जैसे नए सेल्स बनाना या सेल्स का साइज बढ़ाना। दूसरी टीम है ग्रोथ इनहिबिटर्स, जो इसका ठीक उल्टा काम करती है। ये ग्रोथ रोकने वाले प्रोसेस कंट्रोल करती है, जैसे बीज को आराम की स्टेट में रखना, जिसे डोमेंसी कहते हैं, या पतझड़ में पत्तों का गिरना। हमारा क्वेश्चन ग्रोथ प्रमोट करने वाले हार्मोन पर है, इसलिए हमारा फोकस ग्रोथ प्रमोटर्स पर रहेगा। ग्रोथ प्रमोटर्स की टीम में 3 मेन प्लेयर्स हैं, ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स। सभी का अपना इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे गिबरेलिन्स स्टेम की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करते हैं और साइटोकाइनिन्स तेजी से सेल डिवीजन प्रमोट करते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन के लिए और एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है ऑक्सिन्स। तो आइए ऑक्सिन के काम करने के तरीके को डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं। तो ये ऑक्सिन आखिर करता क्या है? इसका सबसे मेन काम है सेल इलोंगेशन प्रमोट करना, यानी प्लांट के सेल्स को लंबा करके स्ट्रेच करना। इमेजिन कीजिए जैसे एक छोटा रबर बैंड स्ट्रेच होकर लंबा हो जाता है। और ये बनता कहाँ है? ये प्लांट के शूट यानी तने के बिल्कुल ऊपरी हिस्से यानी टिप पर प्रोड्यूस होता है। इस डायग्राम में देखिए, जब सनलाइट सीधे ऊपर से आ रही है तो ऑक्सिन के पार्टिकल्स पूरे टिप में इक्वली फैले हुए हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? ऑक्सिन की एक खास प्रॉपर्टी है, इसे लाइट पसंद नहीं है। ये लाइट शाय है। तो जैसे ही लाइट एक तरफ से आती है, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, सारा ऑक्सिन लाइट से दूर भागकर शूट के उस हिस्से में चला जाता है जहां छाया है, यानी शेडी साइड पर। साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहते हैं कि ऑक्सिन लाइट से दूर डिफ्यूज हो जाता है, यानी उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? जिस साइड यानी शेडी साइड ऑक्सिन ज्यादा इकट्ठा हो गया है, वहां के सेल्स ज्यादा तेजी से लंबे होने लगते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर एक तरफ के सेल्स दूसरी तरफ से ज्यादा तेजी से ग्रो करेंगे तो क्या होगा? पूरा का पूरा शूट उस तरफ मुड़ जाएगा जहां लाइट है। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि प्लांट्स लाइट की तरफ क्यों मुड़ते हैं। ये उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ताकि वो फोटोसिंथेसिस के लिए मैक्सिमम सनलाइट ले सके। तो अब हम वापस अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर आते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ। इस पूरी कहानी और प्रोसेस को समझने के बाद आपके पास एक परफेक्ट, टू द पॉइंट और फुल मार्क्स दिलाने वाला वन वर्ड आंसर है, ऑक्स। चलिए इस सवाल को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि कैसे ऑक्सिन नाम का केमिकल एक टेंड्रिल को, यानी पौधे की उस पतली सी दूरी को किसी सपोर्ट के चारों तरफ घूमने में हेल्प करता है। आइए इस पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्लांट्स, स्पेशली उनके कुछ पार्ट्स, टच के लिए काफी सेंसिटिव होते हैं। उन्हें स्पर्श का यानी टच का एहसास होता है और वो इस पर रिएक्ट भी करते हैं। इस प्रॉपर्टी को साइंस में एक स्पेशल नाम दिया गया है, थिग्मोट्रोपिज्म। ये वो प्रोसेस है जिसमें टच के रिस्पॉन्स में प्लांट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करता है। यही रीजन है कि टेंड्रिल सपोर्ट को ढूंढ पाती हैं। लेकिन ये डायरेक्शनल ग्रोथ होता कैसे है? आखिर इसके पीछे का मेन कॉज क्या है? इसके पीछे एक केमिकल मैसेंजर का हाथ है, एक प्लांट हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सिन। तो ये ऑक्सिन क्या है? ये एक ग्रोथ हार्मोन है जिसका मेन काम प्लांट सेल्स को लंबा करना, यानी उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करना है। अब चलिए पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इमेजिन कीजिए, जैसे ही टेंड्रिल का टिप किसी सपोर्ट को टच करता है, एक केमिकल चेंज स्टार्ट हो जाता है। वहां मौजूद ऑक्सिन कॉन्टैक्ट वाली साइड से दूर दूसरी तरफ जाना शुरू कर देता है। सो द रीजन इज द चेंज इन ऑक्सिन कॉन्सेंट्रेशन। इसके रिजल्ट में टेंड्रिल की वो साइड जो सपोर्ट के कांटेक्ट में नहीं है, वहां ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। और जैसा हमने जाना, जहां ज्यादा ऑक्सिन होता है, वहां के सेल्स ज्यादा तेजी से और ज्यादा लंबे ग्रो करते हैं। इस कंडीशन को डिफरेंशियल ग्रोथ कहते हैं, जहां एक ही पार्ट की एक साइड दूसरी साइड के कंपेयर में फास्टर ग्रो कर रही है। और इस अनइक्वल ग्रोथ का सीधा इफेक्ट ये होता है कि टेंड्रिल सपोर्ट की तरफ मुड़ जाती है और उसके चारों तरफ कॉइल कर जाती है, और इस तरह उसे ऊपर चढ़ने के लिए एक सॉलिड सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको ये की पॉइंट जरूर लिखने हैं ताकि आपको फुल मार्क्स मिले।
टेंड्रिल्स टच के लिए सेंसिटिव होते हैं, जिसे हम थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। जब टेंड्रिल किसी सपोर्ट को टच करती है, ऑक्सिन्स ऑपोजिट साइड में चला जाता है, जिससे वहां उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। इससे वहां के सेल्स तेजी से ग्रो करते हैं, जिससे कहते हैं डिफरेंशियल ग्रोथ। और इसी का रिजल्ट है कि टेंड्रिल सपोर्ट के चारों तरफ कॉइल कर जाती है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। यहाँ दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, डिजाइन और डेमोन्स्ट्रेट। मतलब हमें सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करना है, बल्कि एक पूरा एक्सपेरिमेंट प्लान करके प्रूव देना है। बेसिकली हमें यह दिखाना है कि प्लांट्स पानी की तरफ यानी वाटर की तरफ कैसे ग्रो करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, चलिए शुरू करते हैं। अब किसी भी एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करने से पहले सबसे जरूरी चीज क्या होती है? हाँ, उसके पीछे का मेन कॉन्सेप्ट। तो यहां हमारा कॉन्सेप्ट है हाइड्रोट्रोपिज्म। आखिर ये है क्या चीज? पहले इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, ये वर्ड सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें ना तो बहुत सिंपल है। इसके दो हिस्से हैं, एक है हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब तो आप सब जानते हैं, वाटर, और दूसरा पार्ट है ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने वाला ग्रोथ या मूवमेंट। तो सोचो, जब हम हाइड्रो यानी वाटर और ट्रोपिज्म यानी डायरेक्शनल ग्रोथ को जोड़ते हैं तो क्या डेफिनेशन बनती है? बिल्कुल, हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब हुआ द डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ वाटर। ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और हाँ, दो कीवर्ड्स डायरेक्शनल ग्रोथ और स्टिमुलस ऑफ वाटर, इनको हाईलाइट करना मत भूलना। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, प्लांट्स की जो रूट्स होती है ना, वो हमेशा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करती हैं। अब पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ यहाँ? पॉजिटिव मतलब हमेशा उस चीज़ की तरफ जाना, यानी रूट्स हमेशा वाटर के सोर्स की तरफ, टुवर्ड्स इट ग्रो करेंगी हमेशा। ओके, तो अब हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब सोचो, अगर हमें एक्सपेरिमेंट में ये डायरेक्शनल चेंज, ये मूवमेंट साफ साफ देखना है तो हम क्या करेंगे? लॉजिक बहुत सिंपल है। हम वाटर का जो स्टिमुलस है उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन से प्रोवाइड करेंगे। अगर वाटर हर तरफ से आएगा तो रूट को पता ही नहीं चलेगा कि किस डायरेक्शन में जाना है, राइट? तो चलिए अब आते हैं एक्चुअल सेटअप पर। सबसे पहले हमें चाहिए एक ट्रॉफ। कैसा ट्रॉफ? ट्रांसपेरेंट। क्यों? ताकि हम अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको आराम से ऑब्जर्व कर पाएं, राइट? तो हमने ये ट्रांसपेरेंट ट्रॉफ लिया और इसको मॉइस्ट सॉइल यानी नम मिट्टी से भर दिया। ओके, मिट्टी रेडी है। अब हम इसमें क्या करेंगे? एक छोटा सा यंग जर्मिनेटेड सीडलिंग लेंगे और उसको इस सॉइल में लगा देंगे। पर एक चीज का ध्यान रखना है, हमें ये मेक श्योर करना है कि शुरू में उसकी रूट्स बिल्कुल स्ट्रेट हों, तभी तो हम बाद में डायरेक्शन में जो भी चेंज आएगा उसको आसानी से ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, सीडलिंग भी लग गया। अब आएगा हमारे एक्सपेरिमेंट का हीरो, हमारा मेन कंपोनेंट। हम क्या करेंगे? ट्रॉफ के एक एंड पर एक पोरस क्ले पॉट रखेंगे जिसमें पानी भरा हो। यहां पोरस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पोरस मतलब जिसमें छोटे छोटे होल्स हों। इससे क्या होगा? पानी धीरे धीरे सीप होके रिस कर मिट्टी में जाएगा और सिर्फ उसी एक जगह पर वाटर का सोर्स बनाएगा। तो देखिए, ये है हमारा पूरा इनिशियल सेटअप। सब कुछ रेडी है। एक ट्रांसपेरेंट ट्रफ है ताकि हम सब ऑब्जर्व कर सकें। उसके अंदर है मॉइस्ट सॉइल, बीच में है हमारा सीडलिंग जिसकी रूट्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं, और एक साइड पर है हमारा वन डायरेक्शनल वाटर का स्टिमुलस यानी पानी से भरा हुआ पोरस पॉट। अब हमारा काम खत्म। अब हमें बस वेट करना है। हमें इस पूरे सेटअप को कुछ दिनों के लिए बिल्कुल अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, उसे हिलाना नहीं है। क्योंकि देखो, प्लांट ग्रोथ कोई मैजिक नहीं है, ये एक स्लो प्रोसेस है। तो इसका रिजल्ट ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा पेशेंस तो चाहिए होगा। तो सोचिए, डे 1 पर हमारी रूट्स एकदम सीधी थी, पर जैसे जैसे दिन बीतेंगे, कुछ दिनों के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें रूट्स की ग्रोथ की डायरेक्शन में एक जबरदस्त चेंज, एक क्लियर इफेक्ट ऑब्जर्व करने को मिलेगा। तो क्या होगी हमारी फाइनल ऑब्जर्वेशन? हमें साफ साफ दिखेगा कि जो सीडलिंग की रूट्स हैं वो नीचे जाने के बजाय साइड में बेंड हो गई हैं। किस तरफ? बिल्कुल उस पोरस पॉट की तरफ जहां से पानी आ रहा था। यही तो प्रूफ है, रूट्स वाटर के स्टिमुलस की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। और ये देखिए फाइनल डायग्राम। इसमें रिजल्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आप देख सकते हैं कि कैसे रूट्स ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया है और अब वो पानी के सोर्स यानी उस पोरस पॉट की तरफ ग्रो कर रही हैं। तो ये जो रूट्स का डायरेक्शनल मूवमेंट है ना, वाटर के स्टिमुलस की तरफ, इसी प्रोसेस को तो हम कहते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। देखा, हमारे एक्सपेरिमेंट ने उस डेफिनेशन को कितने अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। तो फाइनली हमारा कंक्लूजन क्या निकला?
हमारा कंक्लूजन ये है कि इस एक्सपेरिमेंट ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि प्लांट रूट्स पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टी ही है कि वो हमेशा वाटर की डायरेक्शन में ही ग्रो करेंगी। चलिए, अब एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए कुछ ज़रूरी बातें। सबसे पहले जो फाइनल ऑब्जर्वेशन वाला डायग्राम है ना, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन और अच्छे से लेबल्ड होना चाहिए। दूसरी बात, अपने आंसर को हमेशा हेडिंग्स में लिखो: एम, मटेरियल्स, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। इससे आंसर बहुत प्रेजेंटेबल लगता है। और आखिरी चीज़, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जैसे हाइड्रोट्रॉपिज्म, पोरस स्पॉट, स्टिमुलस, इनको अंडरलाइन करना बिल्कुल। चलिए आज इस इम्पोर्टेंट सवाल को ना एकदम आसान तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स? सिंपल शब्दों में इसका मतलब ये है कि एनिमल्स की बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करके एक टीम की तरह केमिकल्स की हेल्प से कैसे काम करते हैं। लेट्स ऑब्जर्व दिस कंप्लीट प्रोसेस। अब इस क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलो इसके दो मेन वर्ड्स पर फोकस करते हैं। एक है केमिकल और दूसरा है कोऑर्डिनेशन। यहाँ केमिकल का मतलब है स्पेशल केमिकल सिग्नल्स और कोऑर्डिनेशन का मतलब है सभी पार्ट्स का मिलजुल कर एक साथ काम करने का प्रोसेस। तो हमारा फोकस यही आइडेंटिफाई करना है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स इन केमिकल सिग्नल्स को यूज करके एक टीम की तरह इतना परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कैसे अचीव करते हैं। तो ये केमिकल सिग्नल्स आखिर हैं क्या चीज़? वेल, इन्हीं को हम कहते हैं हार्मोन्स। आप इन्हें बॉडी के सीक्रेट मैसेंजर्स या केमिकल लेटर्स जैसा इमेजिन कर सकते हैं। एग्जाम्स के लिए ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्मोन्स ऐसे स्पेशल केमिकल मैसेंजर्स हैं जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन्स। एक्चुअली ये हार्मोन्स ही हैं जो इस पूरे केमिकल कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस को चलाते हैं। सो अगला लॉजिकल क्वेश्चन यही बनता है, इन मैसेजेस को यानी इन हार्मोन्स को भेजता कौन है? ये स्पेशल काम करती हैं हमारी बॉडी की एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में ऐसी सेवरल ग्लैंड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड्स। और हर ग्लैंड अलग अलग टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जो ऑब्जर्व करने वाली है। ये एंडोक्रीन ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती हैं। सोच के देखिए, इनके पास कोई स्पेशल पाइप या डक्ट नहीं होता। ये तो ब्लड को एक हार्मोन सुपर हाईवे की तरह यूज करती हैं, जिससे इनके केमिकल मैसेजेस पूरी बॉडी में आसानी से ट्रैवल कर पाएं। अब इससे ना एक नेचुरल कंफ्यूजन क्रिएट होता है और स्टूडेंट्स अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं। सोचो, अगर हार्मोन्स ब्लड में हर जगह ट्रैवल कर रहे हैं तो वो अपना मैसेज सिर्फ सही जगह पर एक स्पेसिफिक लोकेशन पर कैसे डिलीवर करते हैं? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका रीजन समझना इस पूरे कॉन्सेप्ट के लिए क्रूशियल है। इसका सिंपल सा आंसर है द लॉक इन की मैकेनिज्म। इसे समझना बहुत ही ईजी है। बस ऐसे इमेजिन कीजिए कि हर हार्मोन एक स्पेसिफिक की तरह है और हमारी बॉडी के सेल्स पर अलग अलग लॉक्स लगे हुए हैं। जैसे एक पर्टिकुलर की सिर्फ अपने ही लॉक को खोल सकती है, बिल्कुल वैसे ही हर हार्मोन का इफेक्ट सिर्फ अपने टारगेट सेल पर ही होता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक केमिकल स्ट्रक्चर होता है और वो सिर्फ उन्हीं सेल से जुड़ सकता है जिनके सरफेस पर उसके बिल्कुल सही शेप का रिसेप्टर हो। आप इन रिसेप्टर्स को ही लॉक इमेजिन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये ट्रायंगुलर हार्मोन सिर्फ ट्रायंगुलर रिसेप्टर वाले टारगेट सेल में ही फिट हो रहा है, जबकि सर्कुलर रिसेप्टर वाले नॉन टारगेट सेल से इसका कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा। और यही जो स्पेसिफिक सेल या ऑर्गन है ना, जिसके पास किसी पर्टिकुलर हार्मोन के लिए करेक्ट रिसेप्टर होता है ना, उससे ही हम टारगेट ऑर्गन या टारगेट साइट कहते हैं। यही वो एग्जैक्ट लोकेशन है जहां हार्मोन अपना मैसेज डिलीवर करता है और बॉडी में कोई ना कोई स्पेसिफिक चेंज या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो चलिए, एग्जाम में फुल मार्क्स के लिए इन सभी पॉइंट्स से हम हार्मोन्स की कुछ की प्रॉपर्टीज निकालते हैं। पहला, दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। दूसरा, उनका एक्शन सिर्फ स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स पर ही होता है। तीसरी बात, उनका एक्शन जनरली स्लो होता है। और चौथा, इनके इफेक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ये पॉइंट्स लिखने से आपका आंसर एकदम कंप्लीट हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को और भी क्रिस्टल क्लियर करने के लिए ना, चलिए केमिकल कोऑर्डिनेशन को बॉडी के दूसरे मेन कोऑर्डिनेशन सिस्टम यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन से कंपेयर करते हैं। इस रिलेशन को समझने के लिए आप केमिकल कोऑर्डिनेशन को एक लेटर भेजना इमेजिन कर सकते हैं और नर्वस कोऑर्डिनेशन को एक डायरेक्ट फोन कॉल करना। ये कंपैरिजन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, केमिकल कोऑर्डिनेशन में मैसेंजर हार्मोन्स हैं जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू स्लोली ट्रैवल करते हैं।
इस स्लो प्रोसेस की वजह से इसका रीच वाइड स्प्रेड है और इफेक्ट भी स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग होता है। दूसरी तरफ नर्वस कोऑर्डिनेशन नर्व इम्पल्सेस यूज करता है, जो नर्व फाइबर से बहुत ही फास्ट ट्रैवल करते हैं। इसलिए इसका रीच स्पेसिफिक होता है और इसका इफेक्ट इंस्टेंट बट शॉर्ट लिव्ड होता है। बिल्कुल पोस्टल सर्विस और टेलीफोन कॉल जैसा इनका फंडामेंटल डिफरेंस है। सो अब तक के सभी पॉइंट्स को कंबाइन करके अगर आपको एग्जाम में एक परफेक्ट आंसर लिखना हो तो आप इस समरी को यूज कर सकते हैं। इन एनिमल्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन एक स्लो बट स्टेडी प्रोसेस है जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स को ब्लड में रिलीज करती हैं। ये हार्मोन्स ट्रैवल करके अपने स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं और एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसमें सभी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कवर हो गए हैं। तो चलिए इस सवाल को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल? मतलब हमें आयोडाइज सॉल्ट यानी आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल करने की सलाह क्यों दी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और इसका रीजन समझने के लिए ना हमें अपनी बॉडी के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस को देखना होगा। तो क्यों का जवाब छुपा है एक खास हार्मोन में जिसका नाम है थायरॉक्सिन। आप इस हार्मोन को बॉडी का मेटाबॉलिज्म मैनेजर समझ सकते हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? सिंपल है, हम जो भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, उससे एनर्जी निकालने का जो प्रोसेस है वही है मेटाबॉलिज्म। और थायरॉक्सिन हार्मोन इस पूरे एनर्जी के यूज को कंट्रोल करता है। अच्छा, तो ये थायराइड हार्मोन आखिर बनता कहाँ है? इसकी फैक्ट्री क्या है? ये बनता है हमारे थायराइड ग्लैंड में। देखिए इस डायग्राम में इसके स्ट्रक्चर को। ये एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जो हमारे नेक में यानी गले के आगे वाले हिस्से में होता है। इस ग्लैंड का सबसे इंपॉर्टेंट काम ही थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करना है। लेकिन देखिए, किसी भी फैक्ट्री को प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल तो चाहिए ना। बस वैसे ही इस थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन बनाने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी रॉ मटेरियल चाहिए, और वो है आयोडीन। इसका रिलेशन बहुत सिंपल है। थायराइड ग्लैंड को आयोडीन मिलेगा तभी वो थायरॉक्सिन बना पाएगा। मतलब साफ है, नो आयोडीन नो थायरॉक्सिन। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि अगर हमारी डाइट में, हमारे खाने में ये आयोडीन ही कम हो जाए तो, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बॉडी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? सोचिए, जब बॉडी में ज़रूरी आयोडीन नहीं होगा तो हमारा थायराइड ग्लैंड बेचारा थायरॉक्सिन बनाने के लिए ओवरवर्क करेगा। बॉडी से तो सिग्नल मिल रहा है कि हार्मोन बनाओ, लेकिन रॉ मटेरियल तो है ही नहीं। इस ज़्यादातर काम करने की वजह से इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है, थायराइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाता है, यानी वो स्वेल कर जाता है। और ये जो कंडीशन है ना, जिसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी के कॉज थायराइड ग्लैंड एबनॉर्मली बड़ा हो जाता है, इसे कहते हैं गॉइटर। बच्चों, ये टर्म और इसकी डेफिनेशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आए तो आपको एग्जैक्टली यही लिखना है। गॉइटर इज अ कंडीशन कॉज्ड बाय आयोडीन डेफिशिएंसी रिजल्टिंग इन द एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इसे बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। लेकिन इतनी सीरियस कंडीशन से बचने का एक बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन हमारे किचन में ही है, आयोडाइज सॉल्ट। ये वही नॉर्मल नमक है जिसमें ज़रूरत के हिसाब से आयोडीन को ऐड किया जाता है। ये देखिए, इस डायग्राम से पूरा प्रोसेस कितना क्लियर हो जाता है। हम आयोडाइज्ड सॉल्ट खाते हैं, उससे हमारी बॉडी को ज़रूरी आयोडाइन मिल जाता है। जब आयोडाइन मिल जाता है तो थायराइड ग्लैंड आराम से थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस कर पाता है, और इसलिए उसका साइज भी नॉर्मल रहता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को एग्जाम में एक परफेक्ट आंसर की तरह कैसे लिखना है। पॉइंट नंबर 1, आप लिखेंगे कि थायराइड ग्लैंड को आयोडीन चाहिए थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए। फिर सेकंड पॉइंट में आप थायरॉक्सिन का फंक्शन एक्सप्लेन करेंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। थर्ड पॉइंट में आप प्रॉब्लम बताएंगे, आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर हो जाता है। और फाइनल कंक्लूजन में आप सोल्यूशन देंगे कि इसीलिए आयोडाइज सॉल्ट का यूज एडवाइजेबल है, क्योंकि वो ज़रूरी आयोडीन प्रोवाइड करके गॉइटर को प्रिवेंट करता है। ऐसे पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आज का हमारा सवाल है, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालिन इज सिक्रीटेड इनटू द ब्लड? मतलब जब हमारी बॉडी में एड्रेनालिन रिलीज होता है तब उसका इफेक्ट क्या होता है? आपने नोटिस किया होगा, जब अचानक से डर लगता है या आप बहुत एक्साइट हो जाते हो तो बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं। तो चलिए आज इसी अमेजिंग प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं। चलिए इसको ना एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, आप एक शांत गली से आराम से जा रहे हो और अचानक एक डॉग आप पर जोर से भौंकना शुरू कर देता है।
एकदम से डर लगेगा, राइट? ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। या तो आप उस सिचुएशन से लड़ोगे या वहां से भागोगे। तो आखिर इस कंडीशन के लिए हमारी बॉडी खुद को प्रिपेयर कैसे करती है, आइए देखते हैं। तो इस पूरे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का सोर्स क्या है? इसका कमांड सेंटर कहाँ है? वो है हमारी बॉडी के दो छोटे छोटे ग्लैंड्स। यहाँ डायग्राम में देखिए, ये जो किडनीज के ठीक ऊपर आपको दिख रहे हैं ना, ये हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। यही हैं इस पूरे एक्शन के पीछे के मेन प्लेयर्स। तो एड्रीनल ग्लैंड्स आखिर है क्या? बेसिकली ये स्मॉल ग्लैंड्स हैं जो हमारी दोनों किडनीज के ऊपर होते हैं और इनका काम है एड्रीनलिन जैसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर अच्छे से याद कर लेना। और इन एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है हमारा हीरो हार्मोन एड्रेनलिन। इसे इमरजेंसी हार्मोन या फिर फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये हार्मोन सीधा डायरेक्टली हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है और फिर ब्लड के थ्रू सुपर फास्ट स्पीड से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो हमने सोर्स यानी एड्रेनल ग्लैंड्स को और हार्मोन यानी एड्रेनलिन को समझ लिया, लेकिन अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द बॉडी? जब ये एड्रेनलिन पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है तो आखिर होता क्या है? सबसे पहला और सबसे कॉमन इफेक्ट जो हम सब फील करते हैं, द हार्ट बिगिंस टू बीट फास्टर। दिल की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी बॉडी को अचानक से बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लेकिन दिल तेजी से क्यों धड़कता है? इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये है कि हमारी मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। दिल तेजी से ब्लड पंप करता है और उस ब्लड में होता है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन मसल्स के लिए फ्यूल जैसा है। इसी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन से मसल्स को फाइट और फ्लाइट के लिए इंस्टेंट एनर्जी का बूस्ट मिलता है। और पता है, हमारी बॉडी इस टाइम पर बहुत स्मार्टली काम करती है। इमरजेंसी में डाइजेशन या स्किन को ब्लड सप्लाई की उतनी जरूरत नहीं होती, इसलिए एड्रेनलिन के इफेक्ट से इन ऑर्गन्स की ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और सारा ब्लड हमारे हाथ और पैरों के मसल्स यानी स्केलेटल मसल्स की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है, ताकि हम एक्शन के लिए एकदम रेडी हो जाएं। सिर्फ दिल ही नहीं, हार्ट रेट के साथ साथ हमारी ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाती है। हमारी सांस तेजी से चलने लगती है। ये होता है डायफ्राम और रिब मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और इसका रीजन भी वही है, बॉडी को हर सांस के साथ ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब देखो, मसल्स को ऑक्सीजन तो मिल गया, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन से काम नहीं चलता। उन्हें एनर्जी के लिए एक्चुअल फ्यूल भी तो चाहिए। यहां पिक्चर में आता है हमारा लिवर। एड्रेनलिन के सिग्नल पर लिवर अपने अंदर स्टोर की हुई एनर्जी यानी ग्लाइकोजन को फौरन इंस्टेंट एनर्जी यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये ग्लूकोज सीधा ब्लड में जाता है और मसल्स के लिए एक एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को इस टेबल से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हार्ट का इफेक्ट बीट फास्टर, पर्पस टू पंप मोर ब्लड। लंग्स में ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होती है, पर्पस टू प्रोवाइड मोर ऑक्सीजन। ब्लड वेसल्स ब्लड को स्केलेटल मसल्स की तरफ डाइवर्ट करते हैं और लिवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है फॉर इंस्टेंट एनर्जी। एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए ये टेबल एकदम परफेक्ट है। तो अब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट तो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना काफी नहीं है, उसको एग्जाम में अच्छे से लिखना भी जरूरी है टू गेट फुल मार्क्स। चलिए अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का एक परफेक्ट आंसर पॉइंट्स में कैसे लिखना है। जब आप एग्जाम में इसका आंसर लिखेंगे तो इन की पॉइंट्स को जरूर इंक्लूड करना। पहले पॉइंट में बताइए कि एड्रेनलिन इज सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। फिर बताइए कि इसके रिजल्ट में द हार्ट बीट्स फास्टर ताकि मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिले। नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन कीजिए कि कैसे ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिड्यूस्ड और डाइवर्टेड टू अ स्केलेटल मसल्स। ब्रीदिंग रेट वाला पॉइंट मत भूलना, जिसमें कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द डायफ्राम का मेंशन हो। और आखिर में इन सब पॉइंट्स को कंक्लूड कीजिए कि ऑल दीज रिस्पॉन्सेज टुगेदर बॉडी को इमरजेंसी के लिए रेडी करते हैं। अगर आप ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे तो फुल मार्क्स पक्के हैं। आज का सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डायबिटीज के कुछ पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शंस ही क्यों दिए जाते हैं? क्या कोई और आसान तरीका नहीं है? चलिए इसके पीछे का पूरा रीजन समझते हैं। ओके, सो इस सवाल के जवाब तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें कंडीशन समझनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें बॉडी अपने ब्लड में जो ग्लूकोज होता है यानी शुगर, उसके अमाउंट को ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाती। और इसका इफेक्ट क्या होता है? ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक हेल्दी बॉडी में ये प्रोसेस आखिर होता कैसे है?
देखिए, हमारी बॉडी के अंदर ना एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं पैंक्रियास। ये पैंक्रियास एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है इंसुलिन, और यही केमिकल हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। तो ये इंसुलिन आखिर है क्या चीज़? इंसुलिन एक स्पेशल केमिकल है जिसे हम हार्मोन कहते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है हमारी बॉडी को फूड से मिलने वाले शुगर यानी ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज करने में हेल्प करना। यानी आप समझ लीजिए, हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है ना, उसका पूरा का पूरा कनेक्शन इसी हार्मोन से है। चलिए इस पूरे प्रोसेस को ना एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो एक लॉक की तरह है और ग्लूकोज उनके बाहर एंटर करने के लिए वेट कर रहा है। तो इंसुलिन यहाँ पे एक मास्टर की तरह काम करता है। ये इस लॉक को खोलता है जिससे ग्लूकोज सेल के अंदर जा पाता है और बॉडी को मिलती है एनर्जी। तो चलिए अब जरा कंपेयर करके देखते हैं एक हेल्दी पर्सन और एक डायबिटिक पर्सन की कंडीशन को। एक हेल्दी पर्सन में पैनक्रियाज एकदम ठीक से काम करता है, जरूरत के हिसाब से इंसुलिन बनाता है और ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है। लेकिन एक डायबिटिक पर्सन में प्रॉब्लम की असली जड़ ये पैनक्रियाज ही होता है। होता क्या है कि ये या तो ठीक से काम नहीं करता या फिर इन सम केसेस बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है। और इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या पड़ता है? सोच के देखिए, जब पैंक्रियाज ठीक से काम नहीं करेगा तो ज़रूरी अमाउंट में इंसुलिन भी नहीं बनेगा, और जैसे ही इंसुलिन की कमी हुई, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डेंजरसली बढ़ जाता है। और यही तो डायबिटीज़ का सबसे मेन सिम्टम है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सिंपल है। अगर बॉडी खुद से इंसुलिन नहीं बना पा रही तो आखिर क्या करेंगे? हम उसे बाहर से यानी एक्सटर्नली इंसुलिन सप्लाई करेंगे। ये एक्सटर्नल इंसुलिन बिल्कुल वही काम करता है जो बॉडी का पैंक्रियाज अब नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, इंसुलिन को इंजेक्शन से ही क्यों देना पड़ता है? मतलब इंजेक्शन ही क्यों? एक आसान सी गोली या टैबलेट क्यों नहीं दे सकते? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको समझना जरूरी है। इसका रीजन इंसुलिन के अपनी स्ट्रक्चर में छिपा है। इंसुलिन केमिकली एक प्रोटीन हार्मोन है, और आपको तो पता ही है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब हमारे पेट में जो एंजाइम्स हैं, उनका तो मेन काम ही यही है कि जो भी प्रोटीन हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करना, यानी डाइजेस्ट करना। तो सोचिए, अगर इंसुलिन को एक पिल या टैबलेट की फॉर्म में लिया गया तो क्या होगा? जैसे ही ये पिल हमारे स्टमक में पहुंचेगी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसे किसी भी नॉर्मल फूड प्रोटीन की तरह ही ट्रीट करेंगे और उस पर अटैक कर देंगे। वो इंसुलिन को डाइजेस्ट करके इतने छोटे छोटे, मतलब बिल्कुल यूजलेस पीसेस में तोड़ देंगे कि उसका पूरा का पूरा इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा। वो बेकार हो जाएगा, अपना काम बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसका एक ही इफेक्टिव सोल्यूशन है इंजेक्शन। इंजेक्शन से होता क्या है कि इंसुलिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से बाईपास कर जाता है। मतलब वो पेट में जाता ही नहीं है, वो सीधा ब्लड में पहुंचता है और अपना काम शुरू कर देता है, वही सेल्स को अनलॉक करके ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो अब जब आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो इसका परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है। आपको बस ये कुछ की पॉइंट्स मेंशन करने हैं। देखिए, पहला पॉइंट, डायबिटिक पेशेंट्स में पैंक्रियास सफिशिएंट इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता ब्लड शुगर रेगुलेट करने के लिए। सिंपल। दूसरा पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है। और तीसरा फाइनल पॉइंट, अगर इसे ओरली लिया यानी मुंह से खाया तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसे डाइजेस्ट कर देंगे, इसलिए इसको इफेक्टिव बनाने के लिए डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट किया जाता है। बस ये पॉइंट्स लिख दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं ये सवाल। हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? ऑप्शंस हैं इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ऑयस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। अब इसका सही जवाब देने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हार्मोन्स आखिर होते क्या हैं। तो हार्मोन है क्या चीज़? देखिए, ये डेफिनेशन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल ध्यान से समझें। हार्मोन्स बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स हैं जो सीधे हमारे ब्लड में सिक्रीट होते हैं। फिर ब्लड इन्हें बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यूज तक ले जाता है ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये बॉडी का अपना एक मैसेजिंग सिस्टम है जो लाइफ की ज़रूरी प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। अब देखो, हार्मोन्स को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं एनिमल हार्मोन्स और दूसरे होते हैं प्लांट हार्मोन्स। यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली है कि प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फाइटो का मतलब ही प्लांट होता है। ये टर्म याद रखना ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम्स में कई बार ये वर्ड यूज़ होता है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो चलिए अब एलिमिनेशन प्रोसेस का यूज़ करके एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं।
सबसे पहला ऑप्शन है इंसुलिन। देखिए, इंसुलिन के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये एक एनिमल हार्मोन है। इसका मेन फंक्शन ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना होता है और ये हमारी बॉडी में पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है। तो बिल्कुल क्लियर है, ये एक एनिमल हार्मोन है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन भी एक वेल नोन एनिमल हार्मोन है। इसका फंक्शन है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना और ये हमारे नेक में प्रेजेंट थायराइड ग्लैंड में बनता है। इसलिए ये भी एक प्लांट हार्मोन बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन बी भी गलत जवाब है। चलिए अब ऑप्शन सी देखते हैं, ईस्ट्रोजन। ये एक प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये बनता है ओवरीज में। तो ये भी साफ साफ एक एनिमल हार्मोन है, प्लांट हार्मोन नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारी लिस्ट से आउट हो गया। तो जैसा कि हमने देखा, पहले तीनों ऑप्शंस इंसुलिन, थायरॉक्सिन और ऑएस्ट्रोजन, ये सब एनिमल हार्मोन्स हैं। तो इन सब को एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। यही है एक प्लांट हार्मोन। लेकिन ये साइटोकाइनिन आखिर करता क्या है? जैसा कि हमने अभी जाना, ये एक फाइटोहार्मोन है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्लांट की रूट्स और शूट्स में सेल डिवीजन को प्रमोट करना है। पता है, आप इसका फंक्शन इसके नाम से ही आसानी से याद रख सकते हैं। देखो, साइटो का मतलब होता है सेल और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? ये प्लांट में सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है। और हाँ, एग्जाम में लिखने के लिए ये डेफिनेशन एकदम परफेक्ट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड यानी हमारे नर्वस सिस्टम में जो दो मैसेज कैरिंग सेल्स मतलब कि न्यूरॉन्स होते हैं, उनके बीच में एक छोटी सी खाली जगह होती है। तो उस गैप का नाम क्या है? हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए डेंड्राइट, बी सिनाप्स, सी एक्सॉन और डी इम्पल्स। अब इसका सही जवाब ढूंढने के लिए ना, पहले हमें थोड़ा सा न्यूरॉन के स्ट्रक्चर और मैसेज ट्रांसफर के प्रोसेस को डिटेल में समझना होगा। तो आइए सबसे पहले एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को ही ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। ये जो आपको पेड़ की ब्रांचेस जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, इन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स और इनका सिंपल सा काम है सिग्नल्स को रिसीव करना। बीच में ये सेल बॉडी है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है और ये जो लंबा सा टेल जैसा एक्सटेंशन है, इसे एक्सॉन कहते हैं, जिसका काम सिग्नल को सेल बॉडी से दूर ले जाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, बट अब सवाल ये है कि मैसेज, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में नर्व इम्पल्स बोलते हैं, ये आखिर इस न्यूरॉन के अंदर ट्रैवल कैसे करता है? ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है और एक बात हमेशा याद रखना, इसका ट्रैवल हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं, सिग्नल हमेशा डेंड्राइट से एंटर करता है, फिर वो सेल बॉडी से होता हुआ पूरे एक्सॉन से गुजरता है और बिल्कुल उसके एंड तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आती है। जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्सॉन के बिल्कुल कोने तक पहुंच जाता है, तो उसे अगले न्यूरॉन तक जाना होता है, राइट? मगर इस डायग्राम में जरा ध्यान से देखिए, दोनों न्यूरॉन्स के बीच में एक छोटा सा फिजिकल गैप है। वो फिजिकली एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस खाली स्पेस को जंप कैसे करेगा? तो फिर मैसेज आगे कैसे जाता है? और दोस्तों, इसी सवाल में हमारे क्वेश्चन का जवाब छुपा है। इस स्पेशल जंक्शन या गैप को ही हम साइनैप्स कहते हैं। और हाँ, ये डेफिनेशन तो आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको वर्ड टू वर्ड यही लिखना है। A synapse is the specialized junction where a nerve impulse is transmitted from one neuron, the presynaptic neuron, to another, the postsynaptic neuron. इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आखिर इस सिनैप्स पर ऐसा क्या जादू होता है? एक्चुअली ये एक बहुत ही कमाल का प्रोसेस है। देखो, जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहले न्यूरॉन के एंड पर पहुंचता है, वहां से कुछ स्पेशल केमिकल्स रिलीज होते हैं। इन केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमिटर्स कहते हैं। ये केमिकल्स उस गैप यानी सिनैप्स में ट्रैवल करके अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ जाते हैं और जैसे ही ये जुड़ते हैं, बूम, अगले न्यूरॉन में एक नया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल का इफेक्ट केमिकल सिग्नल में चेंज होकर गैप को क्रॉस करता है। अमेजिंग, राइट? अगर अभी भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो चलो इसका कंपैरिजन एक रिले रेस से करते हैं। एकदम सिंपल हो जाएगा। सोचो, पहला न्यूरॉन हमारा पहला रनर है। उसके हाथ में जो बटन है वो है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। सिनैप्स यानी गैप, वो एक्सचेंज जोन है जहां बटन पास होता है
और अगला न्यूरॉन, वो है हमारा दूसरा रनर, जो बटन पकड़ते ही आगे दौड़ने लगता है। अब तो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ओके, अब जब हमें सही जवाब पता चल गया है तो चलो बाकी ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करते हैं जस्ट टू बी श्योर। ऑप्शन ए था डेंड्राइट। वेल, हमने देखा कि डेंड्राइट तो न्यूरॉन का रिसीवर वाला पार्ट है, ये गैप नहीं है, सो रॉन्ग। ऑप्शन सी है एक्सॉन। ये तो न्यूरॉन की वायर है जो सिग्नल को आगे ले जाती है, ये भी गैप नहीं है, सो ऑल्सो रॉन्ग। और लास्ट में ऑप्शन डी इम्पल्स। इम्पल्स तो खुद वो मैसेज है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वो गैप थोड़ी ना है, इसलिए ये भी गलत है। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को आपस में जोड़ने के बाद अब हम 100% श्योर हैं। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड अ सिनैप्स। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यही वो स्पेशल जंक्शन है जहां से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन का इफेक्टिव ट्रांसफर। तो चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सवाल है, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी हमारा दिमाग इनमें से किस चीज के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शंस हैं, पहला ए थिंकिंग, मतलब सोचना। फिर है बी रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, दिल की धड़कन को कंट्रोल करना। ऑप्शन सी है बैलेंसिंग द बॉडी, यानी शरीर का बैलेंस बनाना। और आखिरी ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव। अब सही कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हमें हर ऑप्शन को आराम से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अच्छा, तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं, थिंकिंग। देखो, सोचना एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं, है ना? इसीलिए इसे वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या कुछ प्लान कर रहे हो, तब आप थिंकिंग प्रोसेस का यूज करते हो। पर सवाल ये है कि इसका कॉज क्या है? क्या इसके पीछे ब्रेन ही है? चलो इसका रीजन आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ बिल्कुल, इस डायग्राम को अच्छे से देखो। हमारे ब्रेन का जो ये सबसे बड़ा हिस्सा है ना, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं, असल में यही हमारा मेन थिंकिंग पार्ट है। सिर्फ थिंकिंग ही नहीं, ये हमारी सारी वॉलंटरी एक्शंस, फॉर एग्जाम्पल चलना या लिखना, और साथ ही हमारी मेमोरी और इंटेलिजेंस, सब कुछ यही कंट्रोल करता है। तो इससे एक चीज तो साफ हो गई कि ऑप्शन ए डेफिनेटली ब्रेन का ही फंक्शन है। ओके, आगे बढ़ते हैं ऑप्शन बी पर, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट। एक सेकंड के लिए सोचो, हमारा हार्ट तो अपने आप बीट करता रहता है, लेकिन जब आप दौड़ते हो या एक्सरसाइज करते हो तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और जब आराम करते हो तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है। तो इस चेंज को कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या ये प्रोसेस भी ब्रेन के ही कंट्रोल में है? यस, इसके पीछे भी ब्रेन ही है। देखो, हार्ट बीट का रेगुलेशन एक इनवॉलंटरी एक्शन है, मतलब ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता। और जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये फंक्शन हमारे हिंड ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट है जिसे मेडुला कहते हैं, वो परफॉर्म करता है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी बिल्कुल करेक्ट है। और हाँ, ये एग्जाम के लिए एक बहुत जरूरी पॉइंट है, इसे याद रखना। चलो अब तीसरे ऑप्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, बैलेंसिंग द बॉडी। कभी सोचा है, जब आप साइकिल चलाते हो या किसी पतली सी लाइन पर चलते हो या इवन एक पैर पर खड़े होते हो, तो आप गिरते क्यों नहीं? बॉडी का इतना अच्छा बैलेंस कैसे बनता है? इस इंपॉर्टेंट फंक्शन के पीछे क्या रीजन हो सकता है? कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? तो इसका क्रेडिट जाता है सेरिबेलम को। ये भी हमारे हाइंड ब्रेन का ही एक हिस्सा है। जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हो, इसका मेन काम है हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स में प्रिसीजन लाना, उन्हें अच्छे से कोऑर्डिनेट करना, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी का पोस्चर और बैलेंस मेंटेन करना। तो इससे ये भी साफ है कि बॉडी बैलेंसिंग भी ब्रेन का ही एक बहुत ज़रूरी फंक्शन है। तो अब तक हमने क्या देखा? हमने ऑब्जर्व किया कि थिंकिंग, जो एक वॉलंटरी एक्शन है, उसे ब्रेन का सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। फिर हार्ट बीट रेगुलेशन, जो एक इनवॉलंटरी एक्शन है, उसे मेडुला कंट्रोल कर रहा है। और बॉडी बैलेंस, जिसमें प्रिसीजन की ज़रूरत है, उसे सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है। यानी सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम तीनों ही ब्रेन के पार्ट्स हैं। तो अगर ये तीनों ही फंक्शंस ब्रेन परफॉर्म कर रहा है, तो फिर हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या बनता है? सिंपल है, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही करेक्ट हैं, इसलिए हमारा फाइनल करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। इससे ये भी पता चलता है कि हमारा ब्रेन कितना कॉम्प्लेक्स और इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। वो वॉलंटरी एक्शंस जैसे थिंकिंग और इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे हार्ट बीट और बैलेंस, दोनों को ही परफेक्टली मैनेज करता है। इसीलिए एग्जाम में हमेशा हर ऑप्शन को आराम से एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, जिसमें हमसे दो चीजें पूछी गई हैं। पहला, हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स का फंक्शन क्या है, और दूसरा, अगर ये रिसेप्टर्स ठीक से काम ना करें तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले ये रिसेप्टर्स हैं क्या? इनको आप अपनी बॉडी के सेंसर समझ सकते हैं।
जैसे फ़ोन में कैमरा या माइक्रोफोन होता है, इनका काम एनवायरनमेंट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। ये स्पेशल सेल्स होते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में मिलते हैं। ये एनवायरनमेंट से आने वाले अलग अलग स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके आगे नर्वस सिस्टम तक भेजते हैं। हमारी बॉडी में अलग अलग काम के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे लाइट को डिटेक्ट करने के लिए हमारी आंखों में होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, आवाज यानी साउंड को डिटेक्ट करने के लिए कान के अंदर होते हैं फोनो रिसेप्टर्स, ऐसे ही स्मेल के लिए नाक में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, टेस्ट के लिए जीभ पर गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं और गर्मी या सर्दी यानी टेम्परेचर में चेंज को फील करने के लिए स्किन में थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आते हैं। सोचो अगर ये इंपॉर्टेंट सेंसर्स काम करना बंद कर दें तो इसका रिजल्ट क्या होगा। बेसिकली अगर हमारी बॉडी तक एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन आना ही बंद हो जाए तो क्या होगा। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपकी स्किन में जो थर्मोरिसेप्टर्स हैं वो किसी वजह से डैमेज हो गए हैं। अब अगर आपका हाथ गलती से किसी गर्म बर्तन को छू लेता है तो क्या होगा। क्योंकि रिसेप्टर्स डैमेज्ड हैं, वो हीट का डेंजर सिग्नल ब्रेन तक भेज ही नहीं पाएंगे। इसका रिजल्ट आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाथ जल रहा है और आप अपना हाथ पीछे नहीं खींचोगे, जिससे सीवियर बर्न्स हो सकते हैं। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपके स्मेल और टेस्ट वाले रिसेप्टर्स यानी ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी रिसेप्टर्स ठीक से काम नहीं कर रहे तो आपको खराब खाने की स्मेल या उसके अजीब टेस्ट का पता ही नहीं चलेगा और इससे प्रॉब्लम ये होगी कि आप अनजाने में वो खराब खाना खा सकते हो, जिसका रिजल्ट फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तो आप देख रहे हो ये रिसेप्टर्स हमारी सेफ्टी के लिए कितने ज़रूरी हैं। तो अब जब हमने ये प्रोसेस समझ लिया है, देखते हैं कि एग्जाम में इसको बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कैसे करना है। रिसेप्टर्स के फंक्शन में आपको ये कीवर्ड्स डिटेक्ट, स्टिमुलाई और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जरूर लिखने हैं। इनसे आपका आंसर बहुत इफेक्टिव लगेगा। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो एनवायरनमेंट से स्टिमुलाई डिटेक्ट करके उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलते हैं और ब्रेन तक भेजते हैं। और जब प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा जाए तो आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे सिग्नल्स जनरेट नहीं होंगे और बॉडी टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी, जिससे डेंजरस सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको पॉइंट्स में लिखें। जैसे पहला पॉइंट, डैमेज रिसेप्टर्स स्टिमुलाई को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट, इसकी वजह से नर्व इंपल्सेस जनरेट नहीं होंगे। और फाइनल रिजल्ट, ब्रेन तक सिग्नल ना पहुंचने के कारण बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी और बर्न्स या फूड पॉइजनिंग जैसी सिचुएशन हो सकती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। अब देखिए ये क्वेश्चन ना एग्जाम्स में बहुत बार आता है और इसमें दो चीजें पूछी हैं, ध्यान से समझो। एक, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और दूसरा उसका फंक्शन एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इसको आराम से समझते हैं। देखो, अगर इस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स चाहिए ना, तो हमें दोनों पार्ट्स को एकदम परफेक्ट तरीके से एड्रेस करना होगा। पहला पार्ट है स्ट्रक्चर यानी कि डायग्राम बनाना, और दूसरा है फंक्शन जिसमें हमें बताना है कि आखिर ये काम कैसे करता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आखिर ये न्यूरॉन है क्या चीज। सोचो, ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का ना एक बिल्डिंग ब्लॉक जैसा है, बिल्कुल बेसिक यूनिट। ये एक खास तरह का सेल है जिसका एक ही काम है, पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन को यानी सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। और ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो, ये है इसकी परफेक्ट डेफिनेशन। एग्जाम में बिल्कुल यही लिख कर आना है, ध्यान से पढ़ो। अ न्यूरॉन इज अ स्पेशलाइज्ड सेल दैट रिसीव्स, प्रोसेसेस एंड ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। सिंपल भाषा में कहें तो ये इंफॉर्मेशन लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आगे भेज देता है। बस यही पूरे नर्वस सिस्टम की नींव है। चलो अब इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये जो न्यूरॉन का बीच वाला मेन हिस्सा है ना, इसे कहते हैं सेल बॉडी। इसके दो और नाम हैं, साइटॉन या सोमा। आप इसको न्यूरॉन का हेडक्वार्टर्स या कंट्रोल सेंटर मान सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ही तो इसका न्यूक्लियस होता है और सारे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अब बस सेल बॉडी से देखो, ये जो धागे जैसे, ब्रांच जैसे स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। बिल्कुल एंटेना की तरह। टीवी एंटेना क्या करता है? सिग्नल कैच करता है, राइट? बस इनका भी वही काम है, ये दूसरे न्यूरॉन से आने वाले सिग्नल्स को पकड़ते हैं। ओके, अब इस लंबी सी वायर जैसी चीज को देखो, ये है एक्सॉन। जब सेल बॉडी में सिग्नल प्रोसेस हो जाता है तो एक्सॉन का काम है उस सिग्नल को एक तार की तरह आगे ले जाना, सेल बॉडी से दूर। और हाँ, इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर एक कवरिंग भी होती है जिसे कहते हैं माइलिन शीथ। और बिल्कुल आखिर में जहां ये एक्सॉन खत्म हो रहा है, उस पॉइंट को हम कहते हैं नर्व एंडिंग या फिर एक्सॉन टर्मिनल। ये समझ लो, इस न्यूरॉन का आखिरी स्टॉप है।
यहीं से सिग्नल को आगे अगले न्यूरॉन तक पास किया जाता है। तो आइए, स्ट्रक्चर तो हमें अच्छे से समझ आ गया। सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स हैं, एक्सॉन है, सब ठीक है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन्फॉर्मेशन यानी सिग्नल इसके अंदर चलता कैसे है। हाउ डज इट एक्चुअली ट्रैवल? ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है? आइए देखते हैं। देखो, न्यूरॉन के अंदर जो सिग्नल दौड़ता है ना, वो बेसिकली एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल करंट होता है। और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का एक स्पेशल साइंटिफिक नाम है नर्व इंपल्स। ये वर्ड नर्व इंपल्स एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत भूलना। तो आखिर ये सिग्नल चलता कैसे है? पूरा रास्ता क्या है इसका? सबसे पहले डेंड्राइट सिग्नल को पकड़ते हैं, रिसीव करते हैं। वहां से सिग्नल जाता है सेल बॉडी में, जहां उसकी प्रोसेसिंग होती है। फिर वहां से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी हमारा नर्व इंपल्स लंबे से एक्सॉन के थ्रू दौड़ता है और फाइनली नर्व एंडिंग पर पहुंचकर ये अगले न्यूरॉन को दे दिया जाता है। सिंपल। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हमें लगता है कि सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से चिपके हुए होंगे, है ना, एकदम जुड़े हुए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक न्यूरॉन जहां खत्म होता है और दूसरा जहां शुरू होता है, उनके बीच में एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक सा गैप होता है। अब सोचो, सिग्नल इस खाली जगह को पार कैसे करेगा? इस छोटे से गैप का नाम है साइनैप्स। और यहां पर एक जादू होता है। यहां आकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में बदल जाता है। जो नर्व एंडिंग है ना, वो कुछ स्पेशल केमिकल्स छोड़ता है। इन केमिकल्स को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। और यही केमिकल्स उस गैप को तैरकर पार करते हैं और सिग्नल को अगले न्यूरॉन तक ले जाते हैं। तो अब अगर एग्जाम में फंक्शन लिखना हो तो उसे आसान तरीके से कैसे लिखेंगे? 3 सिंपल वर्ड्स याद रखो, एक्वायर, कंडक्ट और ट्रांसमिट। सिंपल। पहला, डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं यानी लेते हैं। दूसरा, एक्सॉन उस इंफॉर्मेशन को नर्व इंपल्स के फॉर्म में कंडक्ट करता है यानी आगे ले जाता है। और तीसरा, नर्व एंडिंग उस इंफॉर्मेशन को सिनैप्स के पार ट्रांसमिट करता है यानी आगे भेजता है। बस इतना ही लिखना है। और हाँ, एक चीज बिल्कुल मत भूलना, बायोलॉजी में डायग्राम के मार्क्स अलग से मिलते हैं। अगर डायग्राम नहीं बनाया या गलत बनाया तो मार्क्स गए। इसलिए एक साफ सुथरा, अच्छे से लेबल किया हुआ डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। एक एक पार्ट का नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट्स? आपने ये चीज जरूर ऑब्जर्व की होगी, है ना? कैसे प्लांट्स लाइट की तरफ यानी रोशनी की तरफ बेंड हो जाते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, बट इसके पीछे की साइंस क्या है? चलिए इसको आसान तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। देखिए, इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हम इस वर्ड को ही तोड़ लेते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला है फोटो, जिसका मतलब होता है लाइट, और दूसरा है ट्रॉपिज्म, जिसका मतलब होता है मूवमेंट। तो इन दोनों को मिलाकर इसका सिंपल सा मतलब क्या बना? लाइट की वजह से होने वाला मूवमेंट या ग्रोथ। अच्छा, अब आते हैं एग्जाम वाले पॉइंट पर। अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो फुल मार्क्स के लिए आपको बिल्कुल यही लिखना है, फोटोट्रॉपिज्म इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ अ प्लांट शूट इन रिस्पॉन्स टू अ लाइट स्टिम्युलस। इसमें 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शनल ग्रोथ और लाइट स्टिम्युलस। डायरेक्शनल ग्रोथ का मतलब है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रोथ, और वो डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है? लाइट, जो कि एक स्टिम्युलस है। ठीक है, डेफिनेशन तो समझ आ गई, लेकिन असली सवाल तो ये है कि प्लांट ये करता कैसे है? ऐसा क्या सीक्रेट है इस मूवमेंट के पीछे? वेल, इस पूरे प्रोसेस के पीछे एक सीक्रेट एजेंट है, एक केमिकल मैसेंजर जो सब कुछ कंट्रोल करता है। और वो सीक्रेट एजेंट या इस कहानी का हीरो है एक प्लांट हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सिन। अब ये ऑक्सिन करता क्या है? इसका मेन काम है सेल इलोंगेशन प्रमोट करना। सिंपल शब्दों में ये सेल्स को लंबा होने में हेल्प करता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है। तो याद रखिए, इस पूरे मूवमेंट का इंचार्ज यही हार्मोन है। तो चलिए पहले एक सिंपल कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए कि लाइट बिल्कुल सीधे ऊपर से आ रही है। इस केस में ऑक्सिन प्लांट के शूट टिप यानी सबसे ऊपरी हिस्से में बनता है, और वहां से ये स्टेम के दोनों साइड्स पर बिल्कुल बराबर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब दोनों तरफ ग्रोथ बराबर होगी तो रिजल्ट क्या होगा? सिंपल, प्लांट बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। लेकिन असली मैजिक तब होता है जब लाइट एक साइड से आती है। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए लाइट राइट साइड से आ रही है। अब ये जो ऑक्सिन है ना, इसको लाइट पसंद नहीं है, तो ये लाइट से दूर भागता है और प्लांट के उस हिस्से में जमा हो जाता है
जहां छाया है, यानी शेडेड साइड पर। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सिन हमेशा लाइट से दूर शेडेड एरिया में डिफ्यूज हो जाता है। तो इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्ट क्या होगा? देखिए, अब स्टेम में दो अलग-अलग जोन्स बन गए हैं। एक तरफ है शेडेड साइड, जहां बहुत सारा ऑक्सिन जमा हो गया है। यहाँ पर सेल्स बहुत तेजी से इलोंगेट होंगे, यानी ग्रो करेंगे। और दूसरी तरफ है लाइट साइड, जहां लाइट पड़ रही है। वहां ऑक्सिन कम है, इसलिए वहां के सेल्स धीरे-धीरे यानी स्लो रेट पर ग्रो करेंगे। अब आप खुद सोचिए, अगर एक साइड शेडेड वाली तेजी से लंबी हो रही है और दूसरी साइड लाइट वाली धीरे धीरे लंबी हो रही है, तो क्या होगा? बिल्कुल सही, इस डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से पूरा का पूरा शूट लाइट की तरफ बेंड हो जाएगा। इस तरह से शेडेड साइड की फास्टर ग्रोथ ही प्लांट को लाइट की तरफ झुका देती है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को एग्जाम में लिखने के लिए इन कीवर्ड्स को जरूर यूज करना। इनसे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। याद रखिए, पहला ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा ये सिंथेसाइज्ड एट शूट टिप होता है, तीसरा ये डिफ्यूजेस टू द शेडेड साइड, चौथा प्रमोट्स फास्टर सेल इलोंगेशन ऑन दैट साइड, और फाइनली इन सब की वजह से द प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट। ये 5 पॉइंट्स आपके आंसर को परफेक्ट बना देंगे। चलिए, हमने ये तो समझ लिया कि ये मूवमेंट हाउ यानी कैसे होता है, लेकिन अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है, वाई? आखिर प्लांट इतनी मेहनत कर ही क्यों रहा है? इस सब के पीछे मेन रीजन क्या हो सकता है? और इसका जवाब है एक सिंगल वर्ड, फोटोसिंथेसिस। प्लांट का अल्टीमेट गोल यही है, लाइट की तरफ बेंड करके प्लांट अपने लिए सनलाइट को मैक्सिमाइज करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सके, और इसी प्रोसेस से तो वो अपना फूड और एनर्जी बनाता है। तो बेसिकली ये प्लांट का एक बहुत ही क्लेवर सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाए, मतलब चोट लग जाए, तो कौन से सिग्नल्स हैं जिनमें डिसरप्शन आएगा, यानी गड़बड़ी आएगी। इसको आसान भाषा में समझने के लिए सोचिए। जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो हमारे नर्वस सिस्टम का एक मेन इन्फॉर्मेशन सुपर हाईवे है। बिल्कुल एक हाईवे की तरह, जिसका काम है ब्रेन को हमारी पूरी बॉडी से कनेक्ट करना। और इस हाईवे पर ना 2 वे ट्रैफिक चलता है। एक तरफ बॉडी से ब्रेन तक सेंसरी सिग्नल्स जाते हैं और दूसरी तरफ ब्रेन से बॉडी तक मोटर सिग्नल्स आते हैं। बेसिकली हमारे सारे एक्शंस इन्हीं सिग्नल से कंट्रोल होते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए कि इस हाईवे पर अचानक से एक ब्रिज टूट गया है। बस एग्जैक्टली यही है एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। और इसका रिजल्ट क्या होगा? सारा का सारा कम्युनिकेशन ट्रैफिक, जो सिग्नल्स का आना जाना है, वो अचानक रुक जाता है। तो सबसे पहला इफेक्ट देखिए क्या होता है। जो रिसेप्टर से आने वाले सेंसरी सिग्नल्स हैं ना, जैसे टच, पेन या टेम्परेचर, वो ऊपर ब्रेन की तरफ जाते जाते उस इंजरी पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं, ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाते। अब बिल्कुल इसके साथ साथ दूसरा रिजल्ट क्या होता है? जो ब्रेन से बॉडी पार्ट्स को मूव करने के लिए मोटर सिग्नल्स आते हैं, वो भी आकर उसी इंजरी पॉइंट पर ब्लॉक हो जाते हैं। मतलब ब्रेन से कमांड नीचे बॉडी तक नहीं पहुंच पाती। अच्छा, यहाँ पर ना एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है, एक मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं। आप भी शायद सोच रहे होंगे कि रिफ्लेक्स एक्शंस का क्या, वो तो ब्रेन तक जाते नहीं, उनका कंट्रोल तो सीधा स्पाइनल कॉर्ड से होता है, तो उन पर क्या इफेक्ट होगा? बिल्कुल सही सोचा। तो इसको समझने के लिए ना पहले रिफ्लेक्स आर्क के प्रोसेस को आइए समझें। ये एक ऑटोमेटिक और सुपर फास्ट रिस्पॉन्स होता है, जिसका कंट्रोल सेंटर, जैसा आपने सोचा, स्पाइनल कॉर्ड में ही होता है, ब्रेन में नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यही है, जब इंजरी स्पाइनल कॉर्ड में ही है, तो वो पाथवे जिससे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, वो पाथवे ही टूट जाता है। तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि आपके जो इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, वो भी काम नहीं करते। तो एग्जाम में आंसर लिखने के लिए आपको इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि सेंसरी सिग्नल्स, मोटर सिग्नल्स और यहां तक कि रिफ्लेक्स एक्शंस भी तीनों ही डिस्ट्रप्ट हो जाते हैं। तो आज हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल देखने वाले हैं। प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन आखिर होता कैसे है? मतलब प्लांट्स के अंदर इतने सारे अलग अलग काम एक साथ इतने परफेक्टली कैसे मैनेज हो जाते हैं? चलिए इस पूरे प्रोसेस को आज आराम से समझते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सवाल सोचिए। देखिए, हम एनिमल्स के पास तो एक सुपर एडवांस सिस्टम है, ब्रेन है, नर्व्स हैं, जिससे सारे एक्शंस कंट्रोल होते हैं। लेकिन प्लांट्स का क्या? उनके पास ना तो ब्रेन है, ना ही नर्व्स। तो फिर वो इतने कोऑर्डिनेटेड तरीके से ग्रो कैसे करते हैं या एनवायरनमेंट पर रिएक्ट कैसे करते हैं? आखिर ये सब होता कैसे है? इसका जवाब इन दोनों के कोऑर्डिनेशन सिस्टम के डिफरेंस में छिपा है। एनिमल्स का कोऑर्डिनेशन करंट जैसे फास्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल से होता है, इसीलिए हमारा रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट है। लेकिन प्लांट्स का तरीका बिल्कुल अलग है। वो पूरी तरह से केमिकल्स पर डिपेंड करते हैं
और इसीलिए उनका प्रोसेस हमारे कंपैरिजन में थोड़ा स्लो होता है। और इसी केमिकल सिस्टम के हीरोज हैं स्पेशल केमिकल मैसेंजर्स, जिनको हम कहते हैं फाइटोहॉर्मोन्स, सिंपल भाषा में प्लांट हॉर्मोन्स। ये वो खास केमिकल कंपाउंड्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट और आसपास के एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस पर उसके रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं। और हाँ, ये बिल्कुल एग्जाम परफेक्ट डेफिनेशन है, इसको ऐसे ही लिखना है। तो अब सवाल यह है कि ये हार्मोन्स आखिर काम कैसे करते हैं। चलिए इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए कि एक प्लांट एक पूरी सिटी है। अब इस सिटी में शूट टिप पर एक फैक्ट्री है जो मैसेंजर्स यानी हार्मोन्स बनाती है। फिर ये मैसेंजर्स सड़कों से यानी स्टेम से ट्रैवल करते हैं और सिटी के दूसरे घरों तक यानी दूसरे सेल्स तक एक खास इंस्ट्रक्शन लेकर जाते हैं। और ये पूरा ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। अच्छा, इसको और सिंपल करने के लिए हम इन सारे फाइटोहॉर्मोन्स को 2 टीम्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक टीम है ग्रोथ प्रोमोटर्स की, जिनका काम है ग्रोथ को आगे बढ़ाना, और दूसरी टीम है ग्रोथ इनहिबिटर्स की, जिनका काम है ग्रोथ पर ब्रेक लगाना। सिंपल राइट? तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं टीम नंबर 1 से, यानी ग्रोथ प्रोमोटर्स से। इस टीम में 3 मेन प्लेयर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहला है ऑक्सिन्स, दूसरा जिब्रेलिन्स और तीसरा साइटोकाइनेंस। टीम के पहले प्लेयर हैं ऑक्सिन्स। ये ज्यादातर आपको शूट की टिप पर मिलेंगे। इनका मेन काम है सेल इलोंगेशन, मतलब सेल्स को खींचकर लंबा करना, और इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये फोटोट्रोपिज्म यानी प्लांट का लाइट की तरफ बेंड होने का पूरा प्रोसेस कंट्रोल करते हैं। ये कैसे होता है हम आगे देखेंगे। अगले प्ले हैं जिब्रेलिन्स। ये भी स्टेम को लंबा करने में हेल्प करते हैं, लेकिन इनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आपने सोचा है कि एक सोया हुआ बीज अचानक से कैसे जाग जाता है और उगना शुरू कर देता है? उसके पीछे जिब्रेलिन्स का ही हाथ होता है। ये सीड डोमिनेंसी को तोड़ते हैं। और हमारे तीसरे प्रमोटर हैं साइटोकाइनेंस। इनका नाम ही इनका काम बताता है। साइटो यानी सेल और काइनेसिस यानी डिवीजन। तो इनका मेन काम है सेल डिवीजन को प्रमोट करना। ये आपको वहां मिलेंगे जहां तेजी से नए सेल्स बन रहे हों, जैसे फ्रूट्स और सीड्स में। इसके अलावा ये स्टोमाटा को खोलने और पत्तियों की एजिंग को डिले करने में भी हेल्प करते हैं। ओके, तो ये तो थी ग्रोथ को आगे बढ़ाने वाली टीम। लेकिन हर गाड़ी में एक्सेलरेटर के साथ साथ ब्रेक भी तो जरूरी होता है, राइट? तो अब मिलते हैं प्लांट के ग्रोथ ब्रेक से, और इस हार्मोन का नाम है एब्सिसिक एसिड, या शॉर्ट में ABA। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को इनहिबिट करता है यानी रोकता है। ये सीड्स और बर्ड्स को सोने के लिए यानी डॉर्मेंट रहने के लिए सिग्नल देता है, ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशंस में ना उग जाएं। इसे प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जब पानी की कमी जैसा स्ट्रेस होता है तो ये पत्तियों को मुरझा देता है ताकि प्लांट एनर्जी बचा सके। और अब एक बहुत जरूरी एग्जाम टिप, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये याद रखना कि कौन सा हार्मोन प्रोमोटर है और कौन सा इनहिबिटर फुल मार्क्स लाने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। यहां पर आके ना बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्क्स लूज कर देते हैं। तो याद रखिए, टीम प्रोमोटर में है ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनेंस, और इनहिबिटर है एब्सिसिक एसिड। इस क्लासिफिकेशन को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो हार्मोन्स का रोल समझ आ गया, प्रोमोटर्स, इनहिबिटर्स आ गया। लेकिन असली सवाल तो अब आता है, ये केमिकल्स जो दिखते भी नहीं, वो आखिर प्लांट को मूव कैसे करवा देते हैं? जैसे एक प्लांट लाइट की तरफ मुड़ता है, ये होता कैसे है? साइंस में इन स्पेशल मूवमेंट्स के लिए एक प्रॉपर नाम है। इन्हें कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स, या सिंपल भाषा में ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म का मतलब है प्लांट के किसी पार्ट की डायरेक्शनल ग्रोथ, जो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस जैसे कि लाइट, ग्रेविटी या पानी के रिस्पॉन्स में होती है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है फोटोट्रॉपिज्म। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। सोचो एक प्लांट है जिसे सिर्फ एक साइड से लाइट मिल रही है। अब याद है हमने ऑक्सिन्स की बात की थी। ऑक्सिन्स को लाइट पसंद नहीं, तो वो डिफ्यूज होकर अंधेरे वाली यानी शेडेड साइड पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब जिस साइड पर ज्यादा ऑक्सिन्स हैं, वहां के सेल्स ज्यादा एलोंगेट होंगे। इस अनइवन ग्रोथ का रिजल्ट प्लांट लाइट की तरफ बेंड हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट ट्रोपिज्म है जियोट्रोपिज्म, यानी ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में मूवमेंट। आपने ये चीज जरूर ऑब्जर्व की होगी। एक गमले को अगर आप टेढ़ा भी रख दें, कुछ दिन बाद आप क्या देखेंगे? जो शूट है वो घूमकर ऊपर की तरफ यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करेगी। इसको कहते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। और जो रूट है वो हमेशा नीचे यानी ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाएगी, और इसे कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। तो पूरी कहानी का कंक्लूजन क्या है?
कंक्लूजन ये है कि प्लांट्स बिना ब्रेन और नर्व्स के एक ब्रिलियंट केमिकल सिस्टम यानी फाइटो हार्मोन्स का यूज करके कोऑर्डिनेट करते हैं। यही केमिकल्स उनकी ग्रोथ को इस तरह रेगुलेट करते हैं कि वो अपने एनवायरनमेंट के लिए स्लो लेकिन इफेक्टिव डायरेक्शनल रिस्पॉन्सेज दे पाते हैं। और यही है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। वैसे सिर्फ लाइट और ग्रेविटी ही नहीं है, प्लांट्स और भी चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब रूट्स पानी की तरफ ग्रो करती हैं तो उस रिस्पॉन्स को हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। और आपने बेलों को किसी सपोर्ट के चारों तरफ लिपटे देखा होगा, उस टच के रिस्पॉन्स को थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। तो चलिए इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं कि आखिर एक ऑर्गेनिज्म में यानी एक लिविंग बीइंग में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम की जरूरत ही क्यों होती है। इसका एक्चुअल रीजन क्या है। देखो, इसको समझने के लिए आओ दो अलग अलग वर्ल्ड्स को कंपेयर करते हैं। एक तरफ है एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा। उसकी लाइफ बहुत सिंपल है, एक ही सेल सारे काम करता है। पर दूसरी तरफ है हमारी बॉडी, जो एक कॉम्प्लेक्स सिटी जैसी है जिसमें बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अब इतने सारे सेल्स के बीच में ऑर्डर मेंटेन करना और उनसे मिलजुल कर काम करवाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस बे चैलेंज को आइए एक बहुत ही सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोच के देखिए कि आपने गलती से एक बहुत गर्म पैन को टच कर लिया है। अब देखिए, ये जो गर्मपन से हीट का चेंज आपने फील किया ना, इसे ही साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं स्टिम्युलस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसे याद रखना। स्टिम्युलस मतलब एनवायरनमेंट में होने वाला कोई भी चेंज जो एक ऑर्गेनिज्म में रिस्पॉन्स यानी रिएक्शन पैदा करने का कॉज बनता है। तो स्टिम्युलस का रिजल्ट क्या होता है? क्या आप उस वक्त सोचते हैं कि हाथ गर्म लग रहा है, इसे हटाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप तुरंत बिना सोचे समझे झट से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। ये एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है। और इसी इंस्टेंट रिएक्शन को हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो हर स्टिमुलस का एक प्रॉपर और कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स होना हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। सोचिए, अगर ये सिस्टम ना होता तो आपका हाथ तो जल ही जाता है ना। तो सवाल ये है कि इतना फास्ट रिस्पॉन्स हुआ कैसे? इसके लिए हमारी बॉडी जैसे कॉम्प्लेक्स सिटी में दो मेन मैनेजमेंट सिस्टम्स काम करते हैं। एक है हमारा सुपर फास्ट नर्वस सिस्टम, बिल्कुल बॉडी की इलेक्ट्रिकल मैसेजिंग सर्विस जैसा, जो इंस्टेंट एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा है थोड़ा स्लो पर उतना ही ज़रूरी एंडोक्राइन सिस्टम। ये हमारी बॉडी की केमिकल मेल सर्विस है, जो हार्मोन्स यूज़ करता है लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस के लिए। तो इन दोनों सिस्टम्स की आखिर ज़रूरत ही क्यों है? इसके कुछ बहुत ही क्रिटिकल रीजंस हैं। सबसे पहला तो, जैसा हमने देखा, सर्वाइवल के लिए, ताकि हम हार्मफुल स्टिमुलाई से बच सकें। फिर बॉडी के सारे ऑर्गन्स को एक टीम की तरह काम करवाने के लिए, जैसे डाइजेशन के टाइम सारे रिलेटेड ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं। फिर आते हैं स्लो प्रोसेसेस, जैसे हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट, जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है। और आखिर में एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के हिसाब से अच्छे से अडैप्ट और रिस्पॉन्ड करने के लिए। और यहीं पर एग्जाम में एक कॉमन मिस्टेक होती है जिससे आपको बचना है। अक्सर स्टूडेंट्स सिर्फ नर्वस सिस्टम के फास्ट रिस्पॉन्सेज, जैसे हाथ हटाने वाला एग्जाम्पल, ही लिख देते हैं। लेकिन अगर फुल मार्क्स चाहिए तो एंडोक्राइन सिस्टम के स्लो प्रोसेसेस जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेंशन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन दोनों सिस्टम्स का टीम वर्क है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो इसका परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है? देखो, सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इतने सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स को एक साथ एफिशिएंटली काम करवाने, सर्वाइवल इंश्योर करने और अलग अलग स्टिमुलाई पर अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम अनिवार्य है। वी होप आपको वीडियो। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। इनवॉलंटरी एक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शंस एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमसे दो ऐसे ज़रूरी बॉडीली प्रोसेस के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है जो सुनने में काफ़ी सिमिलर लगते हैं पर असल में काफ़ी अलग होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन का पॉइंट है। आप भी शायद यही सोच रहे होंगे, क्या ये सेम नहीं है? आखिरकार दोनों ही हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के बिना होते हैं। और यही मिसअंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है एग्जाम्स में मार्क्स लूज करने का। तो चलिए इसको हमेशा के लिए क्लियर करते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए पहले हम इनवॉलंटरी एक्शंस को ठीक से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वो एक्शंस हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के कॉन्शियस चॉइस या कंट्रोल के बिना होते हैं। ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसका सबसे अच्छा और सिंपल एग्जाम्पल है हमारा हार्ट बीट। आप इसके बारे में सोचते नहीं हैं, ये बस अपने आप होता रहता है। इन ज़रूरी कामों के लिए जो कंट्रोल सेंटर है वो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में होता है। हार्ट बीट, ब्रीदिंग और डाइजेशन जैसे प्रोसेस इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं।
और आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि ये सारे प्रोसेस आमतौर पर स्लो, स्टेडी और कंटिन्यूअस होते हैं, जो 24/7 चलते रहते हैं ताकि हमारी बॉडी काम करती रहे। अच्छा, अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस। ये बिल्कुल अलग होते हैं। एक रिफ्लेक्स एक बहुत रैपिड, सडन और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, और ये हमेशा एक एक्सटर्नल स्टिमुलस से ट्रिगर होता है। इसका मेन पर्पस बहुत स्पेसिफिक है, हमारी बॉडी को नुकसान से प्रोटेक्ट करना। इसका एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल है, जब आपका हाथ गलती से किसी गर्म बर्तन को टच कर लेता है। बिना सोचे समझे आप तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। वही जो लाइटनिंग फास्ट रिएक्शन है, वही रिफ्लेक्स है। ये एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस है जो सिर्फ एक चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, सीरियस इंजरी को प्रिवेंट करना। लेकिन ये इतना फास्ट होता कैसे है? देखिए, इसके पीछे एक स्पेसिफिक न्यूरल पाथवे है। चलिए इसको आराम से समझते हैं। स्टेप 1, स्टिमुलस, मतलब वो तेज गर्मी आपके स्किन के रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं। स्टेप 2, ये डेंजर का सिग्नल एक सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आगे ट्रैवल करता है। स्टेप 3, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिग्नल सीधा ब्रेन तक नहीं जाता, ये पहले स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है और डिसीजन वहीं पर लिया जाता है। स्टेप 4, रिएक्ट करने का सिग्नल एक मोटर न्यूरॉन के जरिए वापस ट्रैवल करता है। और आखिर में स्टेप 5, ये इफेक्टर मसल तक पहुंचता है, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और आपका हाथ पीछे खींच जाता है। इस पूरे पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि इस प्रोसेस में ब्रेन को इवेंट के बारे में तब पता चलता है जब एक्शन पूरा हो चुका होता है। ब्रेन को बाईपास करने का ये जो तरीका है, इसकी वजह से ही रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा क्विक होता है, जिससे हमें मेजर हार्म से बचने में हेल्प मिलती है। तो अब चलिए इस टेबल की हेल्प से इनको साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं, जिससे आपको एक परफेक्ट एग्जाम रेडी आंसर मिल जाएगा। पहला बेसिस ऑफ कंपैरिजन है कंट्रोल सेंटर। इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए ये मिड ब्रेन या हिंड ब्रेन है, जबकि रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए ये स्पाइनल कॉर्ड है। दूसरा है स्पीड। इनवॉलेंट्री एक्शंस स्लो और रिदमिक होते हैं, पर रिफ्लेक्स एक्शंस बहुत फास्ट और इंस्टेंटेनियस होते हैं। तीसरा है पर्पस। इनवॉलेंट्री एक्शंस बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, जबकि रिफ्लेक्स एक्शंस का नेचर प्रोटेक्टिव होता है। और आखिरी डिफरेंस स्टिम्युलस। इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए स्टिम्युलस इंटरनल होता है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए ये हमेशा एक्सटर्नल होता है। इस पूरे डिस्कशन से हम एक बहुत ज़रूरी कंक्लूजन पर आते हैं। All reflex actions are involuntary, but not all involuntary actions are reflex actions. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि क्योंकि हर रिफ्लेक्स एक्शन हमारी मर्जी के बिना होता है, इसलिए बाय डेफिनेशन वो इनवॉलंटरी है। लेकिन हर इनवॉलंटरी एक्शन एक रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, डाइजेशन एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, पर यह किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए एक सडन प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स नहीं है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। Compare and contrast nervous and hormonal mechanisms for control and coordination in animals. अब यहाँ दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिन पर फोकस करना है। एक है compare, यानी इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, और दूसरा है contrast, जिसका मतलब है इनके बीच के डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करना। देखिए, हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का पूरा काम ये दो मेन सिस्टम संभालते हैं, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम। भले ही इनके काम करने का तरीका अलग हो, इनका मेन गोल एक ही है, बॉडी के सारे फंक्शंस को ठीक से रेगुलेट करना और एक बैलेंस बनाए रखना। और बस यही इनकी सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है, और आपके कंपेयर वाले पार्ट का मेन आंसर भी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आखिर मतलब क्या है? सिंपल टर्म्स में ये एक प्रोसेस है जिसमें बॉडी के सारे अलग अलग ऑर्गन्स एक दूसरे से बात करके एक टीम की तरह काम करते हैं। इससे बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट हमेशा स्टेबल रहता है। इसके लिए एक प्रॉपर साइंटिफिक टर्म भी है, होम्योस्टेसिस। बेसिकली सब कुछ परफेक्ट बैलेंस में रहता है। चलिए अब आते हैं कॉन्ट्रास्ट पर, यानी इनके डिफरेंसेस पर। सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस है इनकी स्पीड का। नर्वस सिस्टम का जो मैसेज है वो बिजली की तरह एक्सट्रीमली फास्ट, ऑलमोस्ट इंस्टेंट होता है। सोचो, एक इंस्टेंट मैसेज की तरह, और ये जरूरी भी है ताकि हम रिफ्लेक्सेस जैसे इमीडिएट एक्शंस ले सके। वहीं दूसरी तरफ हार्मोनल सिस्टम काफी स्लो है, इसका मैसेज आराम से जाता है, जैसे कोई लेटर पोस्ट से जा रहा हो। अब अगला डिफरेंस है इनके पाथवे का, यानी मैसेज किस रास्ते से जाता है। नर्वस सिस्टम में मैसेज का एक फिक्स्ड रूट होता है, वो नर्व फाइबर्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में एक डेडिकेटेड लाइन पर ट्रैवल करता है। लेकिन हार्मोनल सिस्टम में ऐसा नहीं है। यहाँ केमिकल मैसेंजर्स यानी हार्मोन्स सीधे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाते हैं और पूरी बॉडी में घूमते हुए अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। इनकी रीच यानी पहुंच में भी जमीन आसमान का फर्क है।
नर्वस सिस्टम का इफेक्ट हाईली स्पेसिफिक होता है, एकदम निशाने पर तीर लगने जैसा। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर मसल या ग्लैंड पर ही एक्ट करता है। पर हार्मोनल सिस्टम का इफेक्ट वाइड स्प्रेड होता है। जैसे एक रूम फ्रेशनर पूरे कमरे में फैल जाता है, वैसे ही हार्मोन्स ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैलकर एक साथ कई ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, इनके इफेक्ट का ड्यूरेशन। नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स फटाफट होता है, लेकिन उसका असर भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, बिल्कुल एक फ्लैश की तरह। दूसरी तरफ हार्मोनल सिस्टम का रिस्पॉन्स भले ही धीरे धीरे शुरू हो, लेकिन इसका असर बहुत लंबे टाइम तक यानी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। जैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं। तो ये थे इनके बीच के सारे मेजर डिफरेंसेस। अब सुनिए एक ज़रूरी एग्जाम टिप। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में इस क्वेश्चन के लिए आपको फुल मार्क्स मिले, तो इन सारे डिफरेंसेस को एक टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करना सबसे बेस्ट तरीका है। एग्जाम में आप बिल्कुल इस तरह से एक साफ सुथरी टेबल बना सकते हैं। चलो एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांसमिशन बेसिस पे नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं, हार्मोनल में केमिकल मैसेंजर्स। स्पीड में नर्वस सिस्टम वेरी फास्ट है, हार्मोनल सिस्टम जनरली स्लो। पाथवे नर्वस का फिक्स्ड है, हार्मोनल का ब्लड स्ट्रीम से। रीच नर्वस की स्पेसिफिक है, हार्मोनल की वाइड स्प्रेड। और इफेक्ट का ड्यूरेशन नर्वस का शॉर्ट लिव्ड है, जबकि हार्मोनल का लॉन्ग लास्टिंग। ऐसे लिखने से एग्जामिनर को चेक करने में बहुत आसानी होती है। तो चलिए आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ है सेंसिटिव प्लांट, छुई मुई का पौधा, जिसमें एक खास तरह का मूवमेंट होता है, और दूसरी तरफ है हमारे लेग्स का मूवमेंट। सवाल यह है कि इन दोनों के मूवमेंट के तरीके में, इनके प्रोसेस में आखिर डिफरेंस क्या है। हमें इन दोनों को आमने सामने रखकर कंपेयर करना है, और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि प्लांट और एनिमल किंगडम के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में आखिर इतना बड़ा फर्क क्यों है। ओके, तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन के पहले हिस्से को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, यानी मूवमेंट इन अ सेंसिटिव प्लांट। आई एम श्योर आप सबने ये मिमोसा पुडिका यानी अपना छुई मुई का प्लांट तो देखा ही होगा। इसकी सबसे खास प्रॉपर्टी, इसका स्पेशल फीचर यही तो है कि जैसे ही आप इसकी लीव्स को टच करते हैं, वूम, वो फौरन फोल्ड हो जाती हैं। अब देखिए, इस तरह के मूवमेंट के लिए साइंस में एक स्पेशल टर्म है, इसे कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। और हाँ, ये डेफिनेशन आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि प्लांट का मूवमेंट एक एक्सटर्नल स्टिम्युलस के जवाब में, उसके रिस्पॉन्स में होता है। लेकिन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस रिस्पॉन्स का डायरेक्शन स्टिमुलस के डायरेक्शन पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। अब इसको और आसान तरीके से समझें तो आप पत्ती को चाहे ऊपर से छुओ, नीचे से या फिर साइड से, उसके फोल्ड होने का जो तरीका है, जो डायरेक्शन है, वो हमेशा हमेशा सेम ही रहेगा। तो फिर छुई मुई प्लांट के केस में ये एक्सटर्नल स्टिमुलस आखिर है क्या? बिल्कुल आसान है। जैसा आप इस डायग्राम में देख ही रहे हैं, वो स्टिमुलस है टच, सिंपल। और जब स्टिमुलस टच हो तो इस खास नेस्टिक मूवमेंट को एक और स्पेसिफिक साइंटिफिक टर्म दिया गया है, जिसे हम कहते हैं थिग्मोनास्टी। लेकिन एक सेकंड, ये पूरा मूवमेंट कंट्रोल हो कहां से रहा है? आई मीन, प्लांट के पास कोई ब्रेन तो होता नहीं है, राइट? तो इसका कंट्रोल सेंटर कहां है? वो है ये स्ट्रक्चर, जिसे पुल्विनस कहते हैं। ये देखिए, लीव्स के ठीक बेस पर एक फूला हुआ सा कुशन जैसा स्ट्रक्चर। बिलीव मी, इस पूरे मूवमेंट का सारा सीक्रेट यहीं छुपा है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि आखिर ये पल्विनस काम कैसे करता है। इसके पीछे जो मेन मैकेनिज्म है वो है चेंज इन टर्गर प्रेशर। अब टर्गर प्रेशर क्या है? सिंपल वर्ड्स में ये सेल्स के अंदर का वाटर प्रेशर है। इसको समझने के लिए एक बलून का एग्जाम्पल सोचिए। जब आप उसमें पानी भरते हैं तो वो एकदम टाइट फूला हुआ रहता है, राइट? उसको हम कहते हैं टर्जिड स्टेट। लेकिन जैसे ही पानी निकल जाता है, वो ढीला ढाला हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फ्लैसिड स्टेट। बस बिल्कुल यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहां इन प्लांट सेल्स में अप्लाई होता है। तो चलिए अब इस पूरे प्रोसेस को एक साथ जोड़कर देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, जैसे ही प्लांट को टच का स्टिमुलस मिलता है, एक इलेक्ट्रिको-केमिकल सिग्नल प्लांट के अंदर ट्रैवल करना शुरू कर देता है। जब ये सिग्नल उस पुल्वाइनस तक पहुंचता है तो वहां के सेल्स फटाफट बहुत तेजी से अपना पानी लूज कर देते हैं, और जैसे ही ये वाटर लॉस होता है, टर्गर प्रेशर एकदम से डिक्रीज हो जाता है और बस लीव्स फोल्ड हो जाती हैं। इट्स अ चेन रिएक्शन। तो ये था प्लांट का एक रिलेटिवली सिंपल सा मैकेनिज्म। अब इसको कंपेयर करते हैं हमारे अपने मूवमेंट इन आवर लेग से। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के दूसरे हिस्से पर और देखते हैं कि हमारा प्रोसेस इस प्लांट से इतना ज्यादा डिफरेंट और इतना एडवांस्ड आखिर है क्यों। देखिए, हमारे लेग्स का जो मूवमेंट है वो एक बिल्कुल ही अलग कैटेगरी में आता है। इसको हम कहते हैं वॉलंटरी मूवमेंट। फिर से, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है।
इसका मतलब है वो सारे एक्शंस जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं। मतलब हम सोच समझकर डिसाइड करते हैं कि हमें चलना है या भागना है या रुकना है, और इसका जो कमांड है वो सीधे हमारे ब्रेन से आता है। और इस कमांड को ब्रेन से लेकर लेग्स तक पहुंचाने के लिए हमारी बॉडी में एक पूरा का पूरा हाईली स्पेशलाइज्ड और एडवांस सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। आप सोचिए, इस सिस्टम में ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और लाखों करोड़ों नर्व्स हैं जो पूरी बॉडी में फैले हैं। याद है, सेंसिटिव प्लांट में इस तरह का कोई भी डेडिकेटेड सिस्टम था ही नहीं। तो जब आप चलने का सोचते भी हैं, बस सोचते हैं, तो होता क्या है? आपके ब्रेन से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल फायर होता है। ये सिग्नल, जैसा आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं, सुपर फास्ट स्पीड से स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ मोटर न्यूरॉन्स के जरिए आपके लेग मसल्स तक ट्रैवल करता है। ये एक इतना फास्ट, इतना एफिशिएंट प्रोसेस है कि हम इस पर ध्यान भी नहीं देते। ओके, तो सिग्नल मसल्स तक पहुंच गया, मैसेज डिलीवर्ड, लेकिन एक्चुअल मूवमेंट कैसे हुआ? अब यहां पर सीन में आते हैं मस्कुलर टिश्यू। इन टिश्यूज के अंदर ना स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, और जैसे ही इन प्रोटीन्स को वो सिग्नल मिलता है, ये अपना शेप चेंज कर लेते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी सिकुड़ जाते हैं, और बस इसी कॉन्ट्रैक्शन का रिजल्ट है आपके लेग का मूवमेंट। तो आइए इस पूरे प्रोसेस को एक फ्लो में देखते हैं। सोचो, सबसे पहले ब्रेन एक कमांड भेजता है, फिर वो सिग्नल नर्व्स के थ्रू ट्रैवल करता है। नेक्स्ट, लेग का मसल उस सिग्नल को रिसीव करता है, और आखिर में मसल के अंदर के स्पेशल प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे एक्चुअल मूवमेंट का इफेक्ट हमें दिखता है। देखा आपने कितना परफेक्ट, कितना कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है ना? तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर, द बिग डिफरेंस। इन दोनों मूवमेंट्स के बीच का जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो है स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। आप देखिए, हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड नर्वस टिश्यू है और मस्कुलर टिश्यू है, जबकि दूसरी तरफ सेंसिटिव प्लांट में मूवमेंट के लिए ऐसा कोई भी स्पेशलाइज्ड सिस्टम नहीं है। वो तो बस सिंपल सेल टू सेल सिग्नलिंग और वाटर प्रेशर के चेंज पर ही डिपेंड करता है। चलिए, इन सारे डिफरेंसेस को इस टेबल से एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। और हाँ, ये टेबल आपके एग्जाम में आंसर लिखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो पहला पॉइंट, टाइप ऑफ कंट्रोल। प्लांट में कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है, जबकि हमारा मूवमेंट ब्रेन से कॉन्शियसली कंट्रोल होता है। दूसरा, सिस्टम इन्वॉल्व्ड। प्लांट के पास कोई डेडिकेटेड सिस्टम नहीं है, और हमारे पास प्रॉपर नर्वस और मस्कुलर सिस्टम्स हैं। तीसरा, मैकेनिज्म। प्लांट में है टर्गर प्रेशर का चेंज, और हमारे में है स्पेशल प्रोटीन्स का कॉन्ट्रैक्शन। और फाइनली, टिश्यूज यूज्ड। प्लांट यूज करता है सिंपल पैरेन्काइमा सेल्स, जबकि हम यूज करते हैं हाईली स्पेशलाइज्ड नर्वस और मस्कुलर टिश्यू। देखा कितना क्लियर डिफरेंस है? वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।